हेलो दोस्तों, ऑर्बिटल केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रीतेश मौर्य और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, केमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे थे। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स जो क्या कर रहे थे, नीट और जेईई मेंस 2020 का एग्जाम देने वाले हैं अभी जल्दी में, उनके लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग केमिस्ट्री का रिवीजन करा रहे हैं। अभी तक हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म, हाइड्रोकार्बन का रिवीजन कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पर हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स का रिवीजन करने वाले हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगर बात करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स की बात करते हैं तो इनका नाम कैसे आया बताया। कोई हम लोग क्या करते हैं, RH ग्रुप लेते हैं, कोई एल्किल ग्रुप है या फिर कोई R ग्रुप है यहाँ पर, तो इसके क्या करते हैं, यहाँ से एक H को रिमूव करके अगर वहां पर कोई हाइड्रोजन जोड़ देते हैं X, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RH बन जाता है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। पूरे कंपाउंड में RH कंपाउंड के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अगर यहाँ पर R ग्रुप, मान लिया हमारा यहाँ पर जो R ग्रुप है वो कोई एल्किल ग्रुप है, जैसे कि यहाँ पर R, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप है, तो उस कंडीशन में जो बनने वाला यहाँ पर ग्रुप हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेलो एल्केन के नाम से जानेंगे। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा, अगर R को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोई बेंजीन ग्रुप या फिर क्या करते हैं, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लेते हैं। ठीक है, अगर कोई फिनाइल ग्रुप लेते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, बनने वाला ग्रुप हमारा यहाँ पर, ठीक है, हेलो एरेन्स बन जाएगा। क्या हो जाता है यहाँ पर, हेलो एरेन्स। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग को क्या पढ़ना है, जैसे मैं एक एग्जांपल से बताऊं, मान लिया CH3CH3 था। ठीक है, यहाँ से हमने एक H को हटाया और यहाँ पर क्या किया, एक X ग्रुप को जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक X ग्रुप को जोड़ दिया तो आपका यहाँ पर CH3CH2X बन जाता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेलो एल्केन कहेंगे, या फिर लोग इसको एल्किल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोई फिनाइल ग्रुप ले लेते, मान लिया यहाँ पर RH, जैसे यहाँ पर बेंजीन था, इससे क्या करते हैं, एक H को हटाया, एक X को जोड़ा, तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, अब बताओगे, यहाँ पर हेलो एरेन्स बन जाता है। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, यहाँ पर हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स के बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली आते हैं हेलो एल्केन हेलो एरेन्स को कैसे बनाया जाता है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अगर प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं, पहला प्रिपरेशन मेथड जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, फ्रॉम एल्कोहल। और मैं आपको बता दूं, एल्कोहल से बनाने का तरीका हेलो एल्केन का सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इजीली हम लोग इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से किसी एल्कोहल से हम लोग क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड को बनाया जा सकता है। कैसे, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, आप एक पल के खुद सोचो, यहाँ पर अगर ROH दिया, कोई एक एल्कोहल है, एल्कोहल को हमको किस में तब्दील करना है, यहाँ पर RH में करना है, यही तो करना है। अब आप खुद सोचो करना क्या पड़ सकता है, अगर हम लोग को देखना है तो आप बताओगे इसी OH को हटा दिया जाए, अगर वहां पर X को जोड़ दिया जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, RH का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही तो करना है। तो आपको क्या करना है, अब देखना है कि कौन ऐसा कर सकता है, कौन ऐसा कर सकता है, OH को हटा करके X को जोड़ सकता है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बताऊं, यहाँ पर बताया गया कि हम लोग यहाँ पर RHX का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ROH था, हमने क्या किया, यहाँ पर HX नाम का कोई एसिड यूज करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड नाम का कोई एसिड यूज करते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। किस रूप में रिमूव होगा, आपको पता है, HOH क्या बनाएंगे, वाटर बनाएगा, और यहाँ पर R और यहाँ पर X क्या बनाएगा, RX का फॉर्मेशन कर देगा। तो पूरा हम लोग को यहाँ पर देखना है। जो पहला मेथड हमारा हो जाएगा वो किससे जुड़ा हुआ रहेगा, अगर हम लोग HX लेकर के चलते हैं तो किसी अल्कोहल के ऊपर किसकी रिएक्शन कराते हैं, HX की रिएक्शन कराते हैं, तो वहां पर क्या होने वाला है। और इस HX पे भी हम लोग सबसे पहले किसको सिलेक्ट करने वाले हैं, HCl को। किसको सिलेक्ट करते हैं, HCl। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या होने वाला, ध्यान देना, HCl की रिएक्शन में आपको बता रहा हूं, ROH लिया, HCl लिया। अब बताइए, यहाँ पर अगर आपको रिएक्शन करानी है तो आपको यहाँ पर एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट ZnCl2 यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, ZnCl2, जो क्या होता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, कौन सा एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा। क्या अभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पूरी रिएक्शंस में आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आने वाला, इधर भी क्या हो जाएगा, Cl माइनस और H प्लस हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको दिखेगा OH और H क्या करेंगे, वाटर के रूप में बाहर निकल जाएंगे, और R से कौन जुड़ जाएगा, यहाँ पर Cl। आप बताओगे यहाँ पर बन जाएगा RCl, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, HOH क्या बनाएंगे, यहाँ पर H2O को बाहर निकाल देंगे, तो RCl यहाँ पर जाकर के बन जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर सेकंड मेथड देखते हैं। मान लिया अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, HCl की जहाँ पर HBr लेते हैं। ठीक है, याद रखना, यहाँ पर अगर HBr लेते हैं तो एक बार फिर से रिएक्शन ROH होगा, और यहाँ पर HBr
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया जाएगा, अब बताओगे H2SO4 नाम का डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया जाता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर ZnCl2 का मतलब क्या था, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या करता था, इस R और OH के बीच के बॉन्ड को तोड़ने में मदद देता था, जिसकी वजह से जल्दी से टूटता था और जल्दी से वाटर बाहर निकलता था और यहाँ पर RH जल्दी से बन जाता था। जैसे यहाँ पर देखते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट अगर HBr के केस की रिएक्शन की बात करते हैं तो वहां पर बदल जाता है। अब यहाँ पर ZnCl2 नहीं, अब यहाँ पर H2SO4 यूज होता है और वो H2SO4 क्या करता है, यहाँ से OH और यहाँ से H को निकालने में मदद करता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर RBr का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर बाहर निकलता है। हाँ, अगर कल को आपको यहाँ पर जैसे कि NCERT में जो दिया गया ROH और यहाँ पर HBr नहीं, यहाँ पर क्या दिया गया, NaBr दिया जाए, तो इस कंडीशन में याद रखना अब H2SO4 भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। कैसे होगा, क्योंकि अब क्या हो जाता है, यहाँ से इसको तोड़ना है, ये कैसे टूटेगा, जब कोई वाटर यहाँ से कोई H आएगा इससे जुड़ेगा तब ये वाटर के रूप में बाहर निकलेगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कौन जाकर के यहाँ पर जुड़ेगा, इसके पास तो अब H है नहीं, ठीक है, इसके पास H है नहीं, अब कौन H देगा, याद रखना ये एसिड जो है ये अपना एक H+ देगा, वो H+ यहाँ पर जाकर के जुड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये H इसका एक H इस OH को लेकर के बाहर निकल जाएगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर एक H2O बन जाएगा। अच्छा तो अब यहाँ पर क्या होगा, R को मिल गया क्या, Br, यहाँ पर क्या बन जाएगा, RBr का फॉर्मेशन तो हो जाएगा। अब साथ ही साथ यहाँ पर बताओ अगर इसका एक H निकला तो यहाँ पर क्या बचा, HSO4 माइनस, और उसको कौन लेगा, आपको पता है यहाँ पर Na+ के रूप में तो बचा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस के रूप में टूटा है, यहाँ पर ये प्लस है, तो माइनस क्या हुआ, प्लस के साथ तो निकल गया, वाटर बना दिया। फिर ये वाला प्लस जो था वो Br के साथ जाता है, वहां पर RBr का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सब कोई हर कोई अब सेटल हो चुका है। अब कौन बचा हुआ है, यहाँ पर जब H2SO4 से H+ निकला तो यहाँ पर बचा क्या, HSO4 माइनस। अब इससे कौन जाकर के जुड़ेगा, आप बताओगे Na जाकर के HSO4 से जुड़ेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaHSO4 का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। HBr के केस में अगर हम लोग NaBr लेकर के चलते हैं तो वहां पर H2SO4 जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज हो रहा था उसका भी रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट होने लगता है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा केस अगर हम लोग HI लेकर के चलते हैं, इसके साथ यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अल्किल हैलाइड बनाना चाहते हैं तो बताएंगे यहाँ पर ROH लिया, फिर से यहाँ पर HI लिया, फिर बताएंगे क्या इनके लिए भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होगा, हाँ बताओगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पर भी जरूरी होगा, H3PO4 नाम का डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होगा। वो भी क्या करने वाला है, यहाँ पर मदद करने वाला है। आपको पता है यहाँ से OH और यहाँ से H टूट जाएगा, वाटर निकल जाएगा और ये R और ये I आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आप बताओगे RI बन जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। समझ में आया। लेकिन एक चीज और याद रखना, अगर कल को आपको यहाँ पर ROH तो दिया है लेकिन HI यहाँ पर आपको KI दिया है, HI नहीं, आपको वहां पर KI दे दिया जाए, मतलब एक 60 दे दिया गया, तो इस कंडीशन में फिर से डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो आपका यहाँ पर यूज हो रहा था H3PO4, अब वो भी क्या करेगा, जैसे अभी जस्ट मैंने आपको रिएक्शन बताई, वहां पर क्या हो जाता है, अगर NaBr लेकर के चलते थे तो वहां पर H2SO4 रिएक्शन में इन्वॉल्व होता था। वैसे अगर KI लेकर के चलते हैं तो यहाँ पर याद रखना, क्योंकि OH निकालना है, ठीक है, OH कैसे निकलेगा, H2O के फॉर्म में, कौन H देगा, यहाँ पर इसके पास तो H है नहीं, तो आप बताओगे यहाँ पर H3PO4 क्या करेगा, एक H+ अपना देगा, तो बचा हुआ पार्ट इसका क्या हो जाएगा, H2PO4 माइनस हो जाएगा। तो ये H+ क्या करेगा, फिर से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर माइनस आएगा, आपको पता है यहाँ पर माइनस था तभी तो प्लस के साथ गया, यहाँ पर प्लस आया, ये RI का फॉर्मेशन तो हो गया। अब बताओगे यहाँ पर RI का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, ये वाटर निकल गया, अब बताओ अभी कौन बचा है, अब बताओगे ये K बचा है और यहाँ पर ये माइनस वाला पार्ट, ये क्या बनाएंगे, यहाँ पर KH2PO4 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कहने का मतलब अल्कोहल से अगर हम लोग को क्या करना है, RX का फॉर्मेशन करना था, वहां पर सबसे पहले मैंने आपको बताया HX से बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, चलिए अल्कोहल में अगला मेथड हम लोग देखते हैं। अभी पहला मैंने आपको बताया था, एक करके वहां पर लिखा था, अगर HX लेकर के चलते हैं तो B वाले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर PCl3 लेकर के चलते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पर PCl3, तो बताएंगे यहाँ पर ROH लेकर के चलते हैं और यहाँ पर क्या PCl3 लेकर के चलेंगे, तब यहाँ पर क्या बन जाता है। याद रखना इस टाइप की रिएक्शन जब होती है, यहाँ पर अल्कोहल के 3 मोल का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये R
इस 3 Cl के साथ 3R यहाँ पर 3R दिखाई दे रहा है, 3 Cl के साथ यहाँ पर क्या करेगा 3R Cl का फॉर्मेशन कर देगा। और आपको पता है यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन और एक फास्फोरस है, ये क्या बना देगा, आपको पता है इसको कहते हैं H3PO3 का फॉर्मेशन कर देता है। तो कहने का मतलब अगर PCl3 लेकर के चलते हैं तो वहां पर क्या हो जाए RCl तो बनेगा, साथ ही साथ H3PO3 का भी फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम लोग अगली बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर PCl5 लेकर के चलते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा ROH लेकर के चले और यहाँ पर PCl5 लेकर के चलते हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ से OH को हटाएगा, अपना एक क्लोरीन इसको दे देगा, यहाँ पर बन जाएगा RCl। ठीक है, एक क्लोरीन तो यहाँ पर RCl में गया, अब भी यहाँ पर कितने 4 बचे हुए हैं, तो एक चला जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ, वहां पर बन जाएगा क्या HCl। अब बताओगे 3 क्लोरीन बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, ठीक है, और एक फास्फोरस, यहाँ पर क्या बन जाएगा बताओ POCl3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा POCl3। तो आपको याद क्या रखना है, जब हम लोग PCl3 लेके चलते हैं तो वहां पर RCl प्लस H3PO3 का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अगर PCl5 लेकर के चलते हैं तो यहाँ पर भी RCl बनता है, साथ ही साथ और क्या क्या बन जाता है HCl और POCl3 का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आया इतना? अगले को देखते हैं यहाँ पर, अगला जो यहाँ पर बात करने वाले हैं, कहा कि अगर ROH लेकर के चलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर PCl3 आपको आसानी से मिल जाता है, PCl3 आपको आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर कहा जाए जैसे PCl3 बना ऐसे PBr3 भी बना करके रिएक्शन करा दिया जाए, ऐसे PI3 बना करके रिएक्शन करा दिया जाए तो हो सकता है। फिर कहा कि हाँ हो सकता है, लेकिन आपको ये आसानी से मिल जाता है, वो आसानी से नहीं मिलता है, तो उसके लिए क्या जुगाड़ लगाना पड़ता है बताइए। उसके लिए आप एल्कोहल लेकर के चलो, यहाँ पर रेड फास्फोरस प्लस यहाँ पर आपको X2 यूज करना है। क्या X2? अगर कहा जाए ये X आपका है क्या, आप कह सकते हैं यहाँ पर आपका ये Br है, I है, तो उस दौरान क्या हो जाएगा आपको पता है, उस दौरान आपको ये अगर आपने Br का सिलेक्शन किया तो ये आपको देगा यहाँ पर PBr3, अगर आपने क्या किया I का सिलेक्शन किया X2 की यहाँ पर I2 लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा PI3 का फॉर्मेशन हो जाता है। और आपके NCERT में लिखा गया है जब रेड फास्फोरस X2 लेकर के चलते हैं तो इस रिएक्शन के दौरान इन सिटू PBr3 और PI3 का फॉर्मेशन होगा, मतलब ये क्या करेंगे PBr3 PI3 का फॉर्मेशन करके देंगे और ये जैसे ही बनेगा वो तुरंत जाकर के इसे रिएक्शन करेगा और सेम इसी की तरह रिएक्शन वहां पर भी क्या करेगा RX का फॉर्मेशन कर देता है। समझ में आया इतना सबको? चलिए यहाँ पर सबसे आखिरी वाला हम लोग देखते हैं, यहाँ पर SOCl2 जिसको हम लोग कहते हैं थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड और कहा गया सबसे बेस्ट मेथड अभी तक जितना हम लोग पढ़े, ठीक है, सबसे अच्छा मेथड अगर कोई माना जाता है तो बताइए अल्कोहल के रिएक्शन को थायोनिल क्लोराइड से करा दो तो वहां पर सबसे अच्छा RX का फॉर्मेशन या फिर कह सकते हैं RCl का फॉर्मेशन सबसे बेस्ट अगर कहीं पर होने वाला है तो आप वहां पर थायोनिल क्लोराइड लेकर के चलो। जैसे कि यहाँ पर मैं बताऊं क्यों लिया जाता है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ROH लिया, इसकी रिएक्शन में जब FOCl2 थायोनिल क्लोराइड से करते हैं तो जाहिर सी बात है क्या बनाना चाहते हैं RX बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा RCl तो बनता ही बनता है, साथ ही साथ यहाँ पर HCl और SO2 गैस का भी फॉर्मेशन हो जाता है। अब होता क्या है, क्यों कहा गया ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है RCl, इसके अलावा HCl और SO2, आपको पता है HCl और SO2 ये क्या होते हैं गैसेस, ये क्या करेंगे वहां से उस बीकर से बाहर निकल जाएंगे और प्योरेस्ट फॉर्म में क्या बचा रह जाएगा RCl। इसीलिए अगर कभी भी कहा जाए कि आपको RCl एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में बनाना है तो आप कौन सा रिएजेंट वहां पर यूज करेंगे, तो आप बताओगे वहां पर हम लोग SOCl2 लेकर के चलेंगे अल्कोहल के साथ। चलिए एक और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, अभी तक वहां पर जो भी अल्कोहल लिखा था मैंने ROH लिखा था, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हम लोग फिनोल लेकर के चलते हैं, ध्यान से समझना है इसको, फिनोल लेकर के चलते हैं और जितने मेथड अभी तक हम लोग यूज किए, ठीक है, चाहे वो HX हो, चाहे PCl3 हो, चाहे PCl5 हो, चाहे SOCl2 हो, बताइए ऊपर के जितने भी मेथड्स हैं क्या उसमें से कोई भी मेथड यूज करके यहाँ से OH को हटा करके, क्योंकि ये एरोमेटिक अल्कोहल है, क्या है एरोमेटिक अल्कोहल है, इसके OH को हटा करके क्या यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ा जा सकता है, तो आप बताओगे नहीं, क्यों नहीं होने वाला है। अब सवाल आता है ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर इसके पास लोन पेयर पाया जाता है और वे क्या करता है उस लोन पेयर को रिंग में भेजता है, जिसकी वजह से एक टर्म यहाँ पर चलता है वो याद होना चाहिए, कहा जाता है यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो
तो बताया गया फिनॉल के केस में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, इसी की वजह से यहाँ पर बताया गया कि ये जब टूटेगा, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए क्या होता था, C और OH के बीच का बॉन्ड टूटता था, तब जाकर के यहाँ पर कोई हैलोजन आता था। अब ये यहाँ पर केवल सिंगल बॉन्ड नहीं, यहाँ पर बताया पार्शियल डबल बॉन्ड पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, ये आसानी से टूटेगा नहीं। अगर टूटेगा नहीं तो इससे कोई जुड़ेगा नहीं। समझ में आया सबको? चलिए यहीं पर एक बात और सीखते हैं हम लोग। अभी पहले रिएक्शन मैंने आपको बताया था HX से, क्या बताया था यहाँ पर, HX से बताया था। तो यहाँ पर एक बात और आपकी एनसीईआरटी में लिखा गया जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर एल्कोहल आपका ROH, ठीक है, प्राइमरी, मान लीजिए क्या आपका प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है, और आप यहाँ पर HCl से रिएक्शन कराना चाहते हैं, तो एक चीज याद रहे, वहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट ZnCl2 आपको यूज करना पड़ेगा। फिर बताया गया, चलो ये तो प्राइमरी था, यूज करना पड़ा। फिर कहा गया अगर मान लिया आपका ROH, R यहाँ पर आपको एडजस्ट करना है, ठीक है, वो क्या हुआ, अगर सेकेंडरी एल्कोहल है तो क्या ये रिएक्शन होगी? नहीं। आप बताओगे जब तक ZnCl2 नहीं लेकर के चलेंगे तब तक रिएक्शन नहीं होने वाली। फिर बताएगा अच्छा चलो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस बार हमारा ROH HCl से रिएक्शन करने जा रहा है, लेकिन ये हमारा क्या है, टर्सरी एल्कोहल, ठीक है, टर्सरी एल्कोहल है। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ZnCl2 की जरूरत होगी? नहीं होगी, ठीक है, ZnCl2 की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। वो तो आपके ऊपर, आपका मन कर रहा है तो आप लगा सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। तो आपको इस बात से क्या समझ में आता है, बताया गया कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल है, अगर HCl से रिएक्शन कराना चाहते हैं तो वहां पर ZnCl2 आपको लेकर के चलना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर टर्सरी की बात करते हैं तो वहां पर ZnCl2 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है इस बेसिस पे, तो याद रखना है प्राइमरी सेकेंडरी के लिए एप्लीकेबल होगा, वहां पर जरूरत पड़ेगी, और टर्सरी के लिए नहीं। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा क्यों होता है, तो आप बताओगे क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी प्राइमरी और सेकेंडरी की रिएक्टिविटी क्या होती है, थोड़ा कम होती है इन कंपैरिजन टू टर्सरी। क्योंकि अगर आपसे कभी पूछा जाए रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, ठीक है, आपसे पूछा जाए रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, तो आपको क्या करना है, टर्सरी सबसे ज्यादा, फिर उससे कम सेकेंडरी, और सबसे कम कौन हो जाएगा, प्राइमरी। तो इसी की वजह से यहाँ पर बताया गया ZnCl2 कहां पर यूज होगा, कहां पर नहीं होगा। चलिए अभी तक जितना हम लोग पढ़े, मैं इसको एक यहाँ समराइज करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक बार समराइज करके दिखा रहा हूँ। मान लिया यहाँ पर ROH है, सबसे पहले हमने यहाँ पर HCl यूज किया, ZnCl2 की प्रेजेंस में आप बताओगे क्या बन जाएगा, RCl प्लस H2O बन जाता है कि नहीं बन जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर NaBr यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। देखो यहाँ पर अगर HBr लेते तो मैंने आपको बताया था वहां पर H2SO4 यूज रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर NaBr दिया है तो यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। तो आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, RBr बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और यहाँ पर NaHSO4 का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर मैंने Ki लिया, तो इसके साथ क्या लेते थे, H3PO4 लिया जाता है। तो आप बताओगे यहाँ पर Ri बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा, और यहाँ पर KH2PO4 बन जाता है। फिर मैंने अगला आपको बताया था, अगर हम लोग यहाँ पर PCl3 यूज करते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, आप बताओगे RCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर H3PO3 बन जाता है। हालांकि मैंने आपको बताया था इस कंडीशन में अल्कोहल के 3 मोल यूज होते थे। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर अगर हमने PCl5 यूज किया तो आप बताओगे R तो Cl बनने वाला है, प्लस यहाँ पर HCl और POCl3 का भी फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए आगे मैंने आपको बताया था रेड फास्फोरस प्लस X2 यूज करते हैं, और यहाँ पर X आपका क्या था, Br हो सकता था, I हो सकता था, और आप बताओगे यहाँ पर RX का फॉर्मेशन हो जाता है। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म SOCl2 थायोनिल क्लोराइड की बात करते हैं, यहाँ पर आप बताओगे RCl2 बनता है, साथ ही साथ HCl, और बताओगे SO2 बनता था, SO2 और HCl क्या होते थे, गैसेस फॉर्म में बाहर निकल जाते थे। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म इसी को माना जाता था, और फिनॉल पे ये रिएक्शन काम नहीं करते थे ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। चलिए अगला प्रिपरेशन मेथड हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बताया गया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, क्या हाइड्रोकार्बन से भी हम लोग बना सकते हैं, तो हाँ बताएंगे यहाँ पर बना सकते हैं। पहला मेथड यहाँ पर बताया गया हाइड्रोकार्बन में ही बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अगर फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कराया जाए तो अगर आपको याद हो क्या कहते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन इसको पढ़ के आए, एक बार मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर CH3 लिया, और मैंने कहा कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं Cl2H यूज करते हैं, याद आ रहा है आपको। ये क्या करता था, यहाँ पर ये फ्री रेडिकल टूटता था और जाकर के यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का या फिर एल्केन का एक या चटाएगा वहां पर जुड़ जाएगा, और आप बताओगे यहाँ पर CH3
CH2Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम लोग और चाहें तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर क्या किया आप Cl2H यूज करते हो, तो यहाँ पर इसके ऊपर है, हो सकता है इस किनारे यहाँ पर CH3, ठीक है, यहाँ पर इस किनारे का एक H हटा करके वहां पर जुड़ जाए, या फिर बीच का कोई एक H हटा करके वहां पर जुड़ जाए, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऐसे भी बन सकते हैं CH3 CH Cl CH3, या फिर किनारे वाला वहां पर हटाया CH3 CH2 CH2Cl, तो ऐसा वहां पर प्रोडक्ट बन सकता है। तो कहने का मतलब ये तो हम लोग पढ़ के ही आ रहे हैं बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, समझ में आया सबको। तो चलिए यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का एक दूसरा देखते हैं, वहां पर बी वाला हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन ये भी है, बी से देखते हैं, यहाँ पर बताइए फ्रॉम एल्कीन का क्या एल्कीन से भी वहां पर एल्किल हैलाइड बनाया जा सकता है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर एल्कीन लिख देते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ पर कैसे कैसे बनाया जा सकता है। अब आप बताओ, मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, HBr का एडिशन करा दें, याद है सबको, HBr का एडिशन करा दें। HBr का एडिशन का मतलब यहाँ पर H प्लस और Br माइनस में ये डिसोसिएट होता था, इधर बॉन्ड कैसे टूटता था आप बताओगे, यहाँ पर ये माइनस और यहाँ पर ये प्लस, सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको पता है Br माइनस जाकर के इससे जुड़ेगा, H प्लस इससे जाकर के जुड़ जाएगा, और आपका यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH Br CH3, बंद हो गया। यही तो हम लोग बनाना चाहते थे कि एल्केन वाले ग्रुप से कोई जाकर के हैलोजन जुड़ जाए। अच्छा, इसके अलावा कोई तरीका हम लोग पढ़े थे, मैंने एक और बताया था अगर आपको याद हो, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, इसको कहा जाता था, ये देते थे टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देते थे। इनका भी काम क्या होता था आपको पता है, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड को यहाँ पर तोड़ते थे, एक Br इनको मिल जाता था और एक Br इनको मिल जाता, यही होता था वहां पर। तो आप बताओगे यहाँ पर CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH2Br, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कैसे एल्कीन से हम लोग बना सकते हैं, तो यहाँ पर एल्कीन से बनाने का तरीका हुआ। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं अगला मेथड, ये भी हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ है, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये भी सिंपल सा है, ये भी रिएक्शन लोग देख के आ रहे हैं हाइड्रोकार्बन में। जैसे मैंने आपको बताया था, आप एक काम करो, यहाँ पर बेंजीन ले लो, ठीक है, बेंजीन ले लिया, और बेंजीन की रिएक्शन अगर हम लोग Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ, मैंने बताया था आप क्या क्या यूज कर सकते हो, AlCl3 एनहाइड्रस, या फिर FeCl3, या फिर बताया FeBr3, कोई लिविक एसिड हो। और यहाँ पर एक बात और बताइए, आप यहाँ पर आयरन सॉलिड भी यूज कर सकते हो, केवल अकेला आयरन भी यूज कर दिया तब भी वो क्या करने वाला है, यहाँ पर Cl के बीच का बॉन्ड तोड़ेगा और यहाँ पर क्या निकाल के देगा बाहर, Cl+, ठीक है, यही होता था। क्लोरीन को हम लोग ऐसे लिख देते हैं Cl, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एक बॉन्ड माइनस के रूप में टूटेगा, एक प्लस के रूप में टूटेगा, माइनस वाला तो इनके साथ जाएगा और प्लस वाला यहाँ पर आकर के इनसे रिएक्शन करेगा, और आपका यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा क्या, आप बताओगे, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर अगर आपसे कह दिया जाए कल को कि हम लोग ये चाहते हैं इस बेंजीन के ऊपर I2 की रिएक्शन कराना चाहते हैं, ठीक है, सब कुछ कंडीशन दी गई, तो बताइए कि हाँ हो तो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होने वाला है, याद रखना कि आप बताओगे, यहाँ पर ये जाएगा, यहाँ से I क्या करता है, एक H को हटाएगा तो वहां से जुड़ जाएगा, और जो H हटा हुआ है, ठीक है, वो जाकर के दूसरा I होता है उससे रिएक्शन करता है, HI का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। अब क्या हो जाता है, आपकी रिएक्शन तो होती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, रिएक्शन फॉरवर्ड इनकम बैकवर्ड में जाना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ होता है HI के केस, I2 के केस में, ठीक है, जैसे Cl2 लिया Br2 लिया, वहां पर दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अगर I2 लेते हैं वहां पर थोड़ी सी दिक्कत होती है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलने लगती है। तो सवाल आता है, इसको हम लोग चाहते हैं फॉरवर्ड में जाए, तो क्या किया जाए, बताएंगे, जो यहाँ पर ये दोनों मिलेंगे तभी तो बैकवर्ड में जाएंगे, तो इसमें से किसी एक प्रोडक्ट को हटा दिया जाए। हम लोग क्या करते हैं, HI का ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, यहाँ पर HiO4 से हम लोग इसकी क्या करते हैं, रिएक्शन करा देते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ पर I जो कि -1 चार्ज के साथ है, इसको उठा करके किसमें चेंज कर देगा, I2। तो यहाँ पर क्या करते हैं, HI का ऑक्सीडेशन करा देंगे, जिसकी वजह से अब यहाँ पर एक नया कंपाउंड I2 बनने लगा। अब ये इससे मिल करके बैकवर्ड रिएक्शन नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको ये याद रखना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दौरान भी हम लोग बना सकते हैं। चलिए अगला मेथड हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अगर सैंड मेयर रिएक्शन से हम लोग देखते हैं क्या इससे भी बनाया जा सकता है। तो सैंड मेयर रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, बताया कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एनालिन लेके चलते हैं, ठीक है, एनालिन, और इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पर NaNO2
इन प्रेजेंस ऑफ HX, और यहाँ पर टेम्परेचर 273 टू 278 केल्विन के आसपास, 0 से 5 डिग्री सी के आसपास का टेम्परेचर, मतलब काफी कम टेम्परेचर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है, बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब सवाल आता है, चलो ठीक है, बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड तो बन गया, अब क्यों बनाया गया? क्योंकि यहाँ से चीज याद रखना, डायरेक्टली इसके ऊपर ग्रुप किसी को लाना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर यहाँ पर बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड बन गया, इसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है। हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, इसको आसानी से कैसे रिमूव करते हैं उसको देखते हैं। बताइए कि अगर इसकी रिएक्शन को हम लोग एक बार क्या करते हैं, Cu2Cl2 से कर लेते हैं। किससे कराते हैं? Cu2Cl2 से। तो ये पूरा ग्रुप हटेगा, यहाँ पर हमने Cl2 लिखा है, जो भी यहाँ पर X लेकर चलेगी वही जाकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, और आपका यहाँ पर क्या बन जाता है, आप बताओगे, क्लोरोबेंजीन हो जाता है। फिर बताइए क्या, अगर आप Cu2Br2 यूज करते हैं तो क्या होता, अब बताओगे, पूरा टर्म हट जाएगा, यहाँ पर जो भी बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड डाइज़ोनियम का जो ग्रुप है ये पूरा हटेगा, और वहां पर ये Br ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा। फिर बात करते हैं, चलो आपने यहाँ पर क्लोरीन भी जोड़ दिया, ब्रोमीन भी जोड़ दिया, आयोडीन भी जोड़ के दिखाओ। फिर बताइए कि जैसे यहाँ पर क्लोरीन जोड़ना था Cu2Cl2 लिया, ब्रोमीन जोड़ना था Cu2Br2 लिया, क्या आयोडीन को जोड़ने के लिए यहाँ पर Cu2I2 यूज करना पड़ेगा? तो याद रखना है यहाँ पर नहीं यूज होता है, यहाँ पर केवल Ki सिलेक्शन करा दो। किससे कराना था? यहाँ पर केवल Ki सिलेक्शन करा दो, यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, आप बताओगे, आयोडीन के केस में बहुत ही सिंपल रिएक्शन होती है, आसानी से केवल Ki लेकर के चलना पड़ता है, यहाँ पर कोई भी कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड यूज नहीं किया जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग आखिरी रिएक्शन, थर्ड नंबर की, यहाँ पर बाई हैलोजन एक्सचेंज। यहाँ पर क्या करते हैं, हैलोजन एक्सचेंज के थ्रू हम लोग कैसे कंपाउंड को बनाते हैं। यहाँ पर आपको दो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखना है। नंबर 1 की बात करते हैं, जिसको लोग कहते हैं यहाँ पर फेकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं फेकल-स्टीन रिएक्शन। यहाँ पर देखते हैं क्या होने वाला है। बताया कि हम लोग यहाँ पर RX लेकर के चलते हैं, और आपका यहाँ पर X क्लोरीन होना चाहिए या फिर ब्रोमीन होना चाहिए। ठीक है, RX लेकर के चलते हैं, और इसकी रिएक्शन को यहाँ पर NaI, याद रखना है, यहाँ पर क्या लेके चलते हैं, NaI लेकर के चलते हैं, और आपको यहाँ पर एसीटोन भी लिखा नजर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा। ये अपना हैलोजन इसको दे देगा, सोडियम को, सोडियम अपना हैलोजन क्या करता है, इनको दे देगा, हैलोजन एक्सचेंज हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ri और प्लस NaX का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर बात करते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पर हैलोजन इसने एक्सचेंज किया, और इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, फेकल-स्टीन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर फेकल-स्टीन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। और ये चीज यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर एसीटोन लिखा है, एसीटोन रिएक्शन के दौरान एसीटोन लेकर के चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एसीटोन होता है वो NaX को क्या करता है, प्रेसिपिटेट कर देगा। ठीक है, जब इसको प्रेसिपिटेट कर देगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप बताओगे, यहाँ पर एक प्रोडक्ट को ये क्या कर रहा है, हटाने का काम करता है, प्रेसिपिटेट करेगा। जब प्रोडक्ट हटेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। समझ में आया सबको? चलिए, हैलोजन एक्सचेंज का जो दूसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। अगर स्वार्ट्ज रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बताया गया, कहा गया यहाँ पर एक बार फिर से RX लेकर के चलते हैं, और एक बार याद रखना यहाँ पर हम लोग इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, किसी मेटल फ्लोराइड से कराते हैं, मेटल फ्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। जैसे वो क्या हो सकता है, AgF हो सकता है, या फिर बताया गया वो आपका Hg2F2 हो सकता है, या फिर बताया गया वहां पर आप या SbF3 यूज कर सकते हो, या फिर आप वहां पर COF2 यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई मेटल फ्लोराइड लेकर के चलते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर याद रखना, आपका X यहाँ पर क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है, तब जाकर के आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, RF का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आया, RF का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, मान लिया यहाँ पर हमने क्या लिया, CH3Cl ले लिया। क्या ले लिया, CH3Cl लिया, और इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं AgF से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, याद रखना, अब ये Ag क्या करता है, अपने फ्लोरीन को इस CH3 को दे देगा, और इसका Cl जो होता है खुद ले लेता है, और यहाँ पर बना लेगा AgCl, और बताओ F किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ, तो CH3F। तो अगर पूरी रिएक्शन के दौरान, प्रिपरेशन मेथड के दौरान अगर कहीं पर RF का फॉर्मेशन हो रहा है तो आपने कहां पर देखा है इसको, केवल और केवल स्वार्ट्ज रिएक्शन के दौरान देखा है। कहां पर देखा है, स्वार्ट्ज रिएक्शन के दौरान इसको देखा है। चलिए, जितने भी यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं।
फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अगर बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो आप ऐसे ही सुन लो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए। अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो यहाँ पर भी बताएंगे छोटे मेंबर गैसेस होते हैं, बड़े मेंबर लिक्विड होंगे, ठीक है, और बड़े मेंबर की तरफ जाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो सॉलिड फॉर्म में आने लगते हैं। फिर यहाँ पर बताइए अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो बताया ही था, तो कोई भी अगर बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट कहीं पर भी पूरे ऑर्गेनिक में आए तो दो कॉन्सेप्ट यूज करना। पहला मैंने आपको बताया था कि पहला क्या था, वहां पर बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ज्यादा था मॉलिक्यूलर वेट के, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। फिर बताया कि अगर मॉलिक्यूलर वेट सबके सेम है तो वहां पर क्या देखना पड़ेगा, 1/, नंबर ऑफ ब्रांचिंग, ठीक है, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता था। फिर बताया कि डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, अब बताओ जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। फिर अगर हम लोग सॉलिबिलिटी की बात करते हैं तो बताया कि इसके जो छोटे मेंबर होते हैं वो थोड़ा बहुत वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, आप बताओगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही ये अच्छे से सॉल्युबल होते हैं। समझ में आया। फिर आते हैं यहाँ पे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं पूरे हैलोजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कहीं से क्वेश्चन आता है यहाँ पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ही आता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पर कौन कौन सी रिएक्शन आपको पढ़ने वाली है बताया, यहाँ पर आपको मिलने वाला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखिए आपको यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगा। दूसरा यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, आपको रिएक्शन मिलेगी एलिमिनेशन की रिएक्शन मिलने वाली है, एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर थर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर बताया कि आपको पढ़ने वाले यहाँ पर रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। तो आपको टोटल यहाँ पर 3 रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। पहला जो होगा वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, और तीसरा आपको रिएक्शन विद मेटल के बारे में पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ना है, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, उसको आप सीख लो। पहला हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जिसको कहते हैं यहाँ पर लिविंग एबिलिटी, ठीक है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी या फिर लिविंग एबिलिटी के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसके नाम से लग रहा है यहाँ पर किसी भी ग्रुप को छोड़ के जाने की एबिलिटी, ठीक है, किसी को कोई भी कहीं ग्रुप में जुड़ा हुआ है और वहां से उसको निकल के बाहर जाना है, तो कितनी आसानी से जा सकता है, वहां कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन आसानी से जाएगा, कौन आसानी से नहीं जाएगा, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तभी आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझ पाओगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया, लिविंग एबिलिटी। तो यहाँ पर भी आपको 2 बातें याद रखनी है। पहला यहाँ पर बताया गया लिविंग एबिलिटी के बारे में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कौन ग्रुप को आसानी से जाके छोड़ के जाएगा, बताया गया स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। क्योंकि जो ग्रुप को छोड़ करके जाएगा वो एनायन के रूप में जाएगा, ठीक है, माइनस आयन के रूप में जाएगा। वो तभी जाएगा माइनस आयन में जब वो माइनस आयन में अपने आप को स्टेबल समझेगा, तभी वो ग्रुप को छोड़ करके जाएगा, ठीक है। और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की बात करता है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ के हो जाएगा। या फिर हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद कर लें, बताया गया लिविंग एबिलिटी 1/, बेसिक स्ट्रेंथ के हो जाएगा। जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसकी लिविंग एबिलिटी कम। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर हम लोग यहाँ पर देखें, जैसे HF, HCl, HBr और HI में यहाँ पर लिख दूं, तो आपको पता है सेम ग्रुप के हैं, तो जिसकी साइज बड़ी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ इसकी बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पर एसिड से H+ निकाला तो बन जाते हैं क्या, बेस। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए लिविंग एबिलिटी का ऑर्डर, आप बताओगे जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा, उसका लिविंग एबिलिटी कम। तो आप यहाँ पर ये बताओगे F माइनस से ज्यादा Cl माइनस, Cl माइनस ज्यादा Br माइनस, और सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, I माइनस। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो गया लिविंग एबिलिटी का कॉन्सेप्ट। समझ में आया सबको। चलिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट और हम लोग सीख लेते हैं। यहाँ पर बात आती है, आप क्वेश्चन करते होंगे तो आपको सॉल्व पेपर में क्वेश्चन मिलता होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका मतलब होता है रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब ये मत कहना कि आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में नहीं पता है, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने आपको डायरेक्टली वहां पर बताया था। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस के ऊपर जिसका लगाव हो, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं, इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कोई न्यूक्लियोफाइल कितना ज्यादा तेज रिएक्शन करने वाला है कहीं पर, उसको कैसे डिसाइड करते हैं। यहाँ पर कुछ केसेस हैं, वहां पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर केसेस, अगर आपको जो न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है वो सेम पीरियड के मिल रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, फॉर सेम पीरियड
ठीक है, सेम पीरियड के अगर न्यूक्लियोफाइल आपको मिलते हैं तो उस कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिसिटी को मैं यहाँ पर ऐसे NU लिख रहा हूँ। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, बेसिसिटी के, बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अगर वो सेम पीरियड के हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी समझा दूंगा, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर CH4 NH3 H2O HF, ये क्या है, एसिड है। ठीक है, मैंने कहा इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, आप बताओगे ये सेम पीरियड के हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर इसके बेसिक स्ट्रेंथ की हम लोग बात करते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब सबका एक एक H हटा दो, एनायन बना दो, NH2 माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पर OH माइनस हुआ, यहाँ पर F माइनस। और आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ का जस्ट उल्टा ऑर्डर क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताओ, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताओ, अब बताओ जो बेसिक स्ट्रेंथ का वही न्यूक्लियोफिलिसिटी है, क्योंकि सेम पीरियड के है ना सब, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सब सेम पीरियड से ही बिलोंग करते हैं, और यही सेम ऑर्डर हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आया, न्यूक्लियोफिलिसिटी का यही ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सेम पीरियड का हो गया। दूसरा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फॉर सेम ग्रुप। ठीक है, अगर सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो वहां पर क्या होने वाला है, अगर सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में बताया गया न्यूक्लियोफिलिसिटी जो हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी वो 1 बेसिसिटी को हो जाएगा, बेसिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल से ही यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, HF HCl HBr HI। ठीक है, यहाँ पर कुछ एसिड दिए गए हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सेम ग्रुप का है तो ग्रुप में नीचे जाने पर हाइड्रा एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है क्योंकि वहां पर साइज बढ़ती है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। फिर बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं तो बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का क्या हो जाएगा, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। और आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ का जस्ट उल्टा ऑर्डर क्या हो जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ का, बना दिया यहाँ पर। ठीक है, अब आपसे पूछा गया न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताओ, तो आप बताओगे यहाँ पर क्या, बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली है, क्योंकि ये सेम ग्रुप से बिलोंग करना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर बेसिसिटी का जस्ट उल्टा ऑर्डर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी, और इसका जस्ट उल्टा मतलब फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, फिर यहाँ पर Br माइनस, और सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, I माइनस। तो ये हो गया यहाँ पर सेम ग्रुप, सेम पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं तो, और सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो, एक दो और हम लोग अभी यहाँ पर देखते हैं। थर्ड यहाँ पर देखते हैं, अगर ऐसा कुछ आपको मिलता है कि वहां पर न्यूक्लियोफिलिक जो एटम है सेम टाइप का, जैसे यहाँ पर कौन था, फ्लोरीन था, क्लोरीन था, सबका अलग अलग था न्यूक्लियोफिलिक एटम जो था। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ ऐसा एग्जांपल आ जाए वहां पर न्यूक्लियोफिलिक एटम क्या है, सेम टाइप के है, तो वहां पर एक बार फिर से न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बताया कि वहां पर भी क्या करता है, बेसिसिटी की क्या हो जाएगा, बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्यों लिया इसको, जैसे कि अगर मैंने बताया आपको दिया गया OH माइनस और दिया गया RO माइनस। ठीक है, आपसे पूछा गया बताओ यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो एक चीज याद रखो, बेसिक ऑर्डर अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, यहाँ पर H प्लस को जोड़ना है, हो जाएगा H2, H प्लस को जोड़ना है, हो जाएगा ROH आ जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। अच्छा बताओ ये वाटर हुआ या अल्कोहल हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, आपको पता है अल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ, वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज्यादा हो जाता है। चलिए अगर आपसे पूछा जाता है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता, आप बताओगे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा वहां पर, आप बताओगे OH माइनस हुआ और यहाँ पर RO माइनस हुआ। ठीक है, ऐसा हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बताओगे ये RO माइनस ज्यादा हो जाएगा बेसिक इन कंपेरिजन टू OH। तो और आपको मैंने बताया, ठीक है, यहाँ पर भी ये माइनस चार्ज किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है, यहाँ पर भी माइनस चार्ज किसके ऊपर है, ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब न्यूक्लियोफिलिक एटम कौन है आपका, ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन, क्योंकि मैं तो यही केस आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, यहाँ पर भी। तो कहने का मतलब न्यूक्लियोफिलिक एटम दोनों में ऑक्सीजन है, तब वहां पर बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चलिए न्यूक्लियोफिलिक सिटी की बात करते हैं, तो आप बताओगे जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। तो आप बताओगे यहाँ पर RO माइनस ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी रखेगा इन कंपैरिजन टू OH माइनस की तुलना में। समझ में आया सबको इतना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब आकर के समझते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, हेलो एल्केन हेलो एरेन्स की यहाँ पर बात करते हैं, इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अभी रिएक्शन जो हम लोग जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सब के सब हेलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यही सारी रिएक्शंस हम लोग हेलो एरेन्स के बारे में पढ़ने वाले।
तो सबसे पहले हम लोग हैलो एल्केन्स के बारे में पढ़ते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं और बताया कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और मैंने आपको बताया था इसको समझने से पहले मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताया, एक लिविंग एबिलिटी का, एक न्यूक्लियोफिलिसिटी का। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब होता क्या है आपको यहाँ पर बताओ, RXO, ठीक है, ये क्या हुआ, कोई एल्किल हैलाइड है और यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल हुआ जिसके पास क्या है, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट होगी और उसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक्स्ट्रा लोन पेयर्स हो गए या फिर माइनस चार्ज होगा। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब, सब्स्टिट्यूशन का मतलब आपको पता है क्या है, मैंने आपको बहुत बार समझाया। न्यूक्लियोफिलिक या फिर सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कोई ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ था, जैसे यहाँ पर क्या थे, दो ग्रुप पहले से ऐसे आपस में जुड़े हुए थे, कोई बाहर से ग्रुप आता है, क्या करता है, इसमें से एक को हटाता है तो दूसरा जाकर के जुड़ जाता है। इसी को एक सिंपल सा कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। हो सकता है ये आने वाला ग्रुप एक न्यूक्लियोफाइल था, क्या था, एक न्यूक्लियोफाइल था, ये आता है किसी को हटाता है जुड़ जाता है, तो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होने वाले सब्स्टिट्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर ये आता है, वो क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को तोड़ के बाहर निकाल देता है। यहाँ पर क्या किया, X माइनस के रूप में क्या करता है, इस हाइड्रोजन को तोड़ के बाहर निकाल देता है और आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बताओगे RNU और X यहाँ पर बाहर। इसी रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। समझ में आया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बता रहा हूँ जो आपको याद रखने हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए RX है और इसकी रिएक्शन को, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम लोग KCl से करा, ठीक है, आगे इसको अभी और अच्छे से हम लोग इसकी मैकेनिज्म को पढ़ना है, लेकिन कुछ बातें यहाँ पर जो अभी आपको याद रखनी है। जैसे RX हुआ, इसकी रिएक्शन KCl से कराते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान में यहाँ पर समझना, बताइए कि यहाँ पर जाकर के R ये क्या हो जाएगा, K प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल कौन है, Cl माइनस, ये जाएगा X को बाहर हटाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जाकर के खुद जुड़ जाएगा, बन जाएगा आपका RCl, ठीक है, RCl बन जाएगा। और यहाँ पर आप लिखना चाहो तो आप कह सकते हैं KX, ठीक है, इसको लिखो या ना लिखो, सबसे मेन हम लोग क्या करते हैं, जो मेन प्रोडक्ट है, यहाँ पर RCl बन जाता है। फिर बताएगा चलो ठीक है भैया, RX से रिएक्शन कराया KCl की तो RCl बन गया। फिर बताइए अच्छा, RX की रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, AgCl से कराते हैं। ध्यान देना, जिस बात को मैं बताना चाहता हूँ वहां पर आते हैं हम लोग। फिर बताइए अगर AgCl से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार फिर से नहीं, अब बताओ कि यहाँ पर RNC का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, RNC का फॉर्मेशन होगा। क्यों ऐसा होता है, आपके एनसीईआरटी में इसका रीजन बताया गया क्यों ऐसा होता है। बताया गया एक्चुअली होता क्या है, जो CN कंपाउंड होता है, कौन हुआ यहाँ पर, CN माइनस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, CN माइनस की बात करते हैं। इसको कहा जाता है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। क्या कहा जाता है इसको, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के बारे में कहा जाता है। यहाँ पर दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, जरूरत पड़ी थी कार्बन भी किसी से के साथ क्या कर जाता है, वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम कर सकता है, और नाइट्रोजन के बाद आपको पता है लोन पेयर होता है, ये भी कर सकता है। ऐसे एक और पाया जाता है वहां पर NO2, ठीक है, दो ऐसे ग्रुप यहाँ पर बताए गए हैं जो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, Cl हुआ NO2 हुआ, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, अब बताइए अगर वो KCl लेकर के चलते हैं, जब KCl लेकर के चलेंगे तो एक्चुअली होता क्या है, KCl एक आयनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है। ये क्या करता है, रिएक्शन करने से पहले ये K प्लस और Cl माइनस में जुड़ जाता है, और Cl माइनस जो है आपको पता है माइनस चार्ज किसके ऊपर आया है, कार्बन के ऊपर आया है। अब बात करते हैं, नाइट्रोजन भी इसको कोऑर्डिनेट कर सकता था अपने लोन पेयर के साथ, यहाँ पर कार्बन भी कर सकता है, ठीक है, इसके साथ क्या कर सकता है, यहाँ पर आगे जुड़ सकता था। अब सवाल आता है कौन जाकर के न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का काम करेगा। बात याद रखना है, माइनस वाला ज्यादा तेज काम करता है, ठीक है, क्योंकि माइनस चार्ज कार्बन के ऊपर आया है, इसलिए जाकर के कार्बन इससे जुड़ने का काम करता है। कौन जुड़ता है, कार्बन। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, RCN का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, जिसको लोग क्या कहते हैं, नाइट्राइल कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, साइनाइड कहते हैं। लेकिन अगर AgCl की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, अब बताओ, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा तो यहाँ पर तो माइनस चार्ज आएगा नहीं, ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर से जाकर के पहले इसको हटाएगा और यहाँ से बॉन्ड बना लेगा, तब जाकर के वहां पर Ag टूटता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, NC नाइट्रोजन जाकर के इससे रिएक्शन करता है, यहाँ पर नाइट्रोजन जाकर के R ग्रुप से जुड़ता है, और इस केस में क्या हो जाता है, कार्बन जाकर के इससे जुड़ता है। इसलिए आपको याद रखना है, अगर KCl लिया तो RCl, अगर AgCl लिया तो RNC बन जाता है। ऐसे और रिएक्शन, अगर RX लिया, ठीक है, और यहाँ पर KNO2 लगाया तो बताओ क्या बनने वाला है, यहाँ पर RONO का फॉर्मेशन होगा। ध्यान देना, यहाँ पर RONO का फॉर्मेशन होता है। क्यों, क्योंकि अगर वहां पर हम लोग चलेंगे तो वहां पर हम लोग ये देखते हैं
O डबल बॉन्ड N, उसके बाद O यहाँ पर माइनस K प्लस, ऐसे होता है, ठीक है। और ये भी क्या हो जाता है, आयोनिक होगा, तो यहाँ पर ये तो टूट के बाहर निकल जाएगा प्लस वाला, और ये माइनस वाला ही जाकर के क्या करेगा, इस R से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, RONO का फॉर्मेशन होगा। फिर अगर ये हम लोग बात करते हैं RX लिया, सब कुछ मैं आपको NCERT की रिएक्शन बता रहा हूँ, फिर बताएगा अगर AgNO2 लेकर के चलते हैं तो क्या बन जाएगा, तो अब इस कंडीशन में बताओगे, यहाँ पर कौन नाइट्रोजन ही अपना लोन पेयर लेकर के जाएगा, बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर RNO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कुछ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, वैसे तो बहुत सारे आपके NCERT में टेबल ही दे दिया गया है, लेकिन कुछ जो आपको याद रखना है वो वहां पर हो गया, ठीक है। KCl लिया तो RCl, AgCl लिया तो RNC, अगर KNO2 लिया तो RONO का फॉर्मेशन, और AgNO2 लिया तो RNO2 का फॉर्मेशन हो सकता है। चलिए यहाँ पर वही जो मैंने आपको बताया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके मैकेनिज्म को देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिज्म से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए कि यहाँ पर जो रिएक्शन में लोग देख रहे थे, उस रिएक्शन के दो तरीके होते हैं, ठीक है। रिएक्शन करने के दो तरीके आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर एक होगा HCl2 मैकेनिज्म, एक दूसरा होगा HCl1 मैकेनिज्म। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो पहला है HCl2 मैकेनिज्म, जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये चीज हो जाती है। HCl2 का मतलब होता है बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या होता है, हम लोग इसको समझते हैं। देखो मैंने, अगर आपको याद हो रिएक्शन मैकेनिज्म लोग पढ़ रहे थे, तो रिएक्शन मैकेनिज्म के पहले लेक्चर में और शुरू में ही सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन दो टाइप्स की होती थी, एक होती है वन स्टेप रिएक्शन, होती थी टू स्टेप रिएक्शन। और जो मैंने आपको बताया था वन स्टेप रिएक्शन में, वहां पर मैंने आपको ये खास बात बताई थी, वहां पर बॉन्ड की ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन दोनों साथ साथ चलता था। और वहां पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था और कहा था कि जब हम लोग हेलो एल्केन हेलो एलियंस पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पर दिखाने वाला हूं, और आपको बताया वो क्या था, HCl2। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ओवरऑल आपको क्या समझ में आता है, HCl2 एक वन स्टेप रिएक्शन होता है। क्या होता है, वन स्टेप रिएक्शन होता है। क्यों, कैसे होता है, इसको मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर मैकेनिज्म, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, मान लिया H, ठीक है, और यहाँ पर कोई हमारा X नाम का हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है, कोई OH ग्रुप, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ये चाहता है कि जाकर के इस X को हटाया जाए और इसके साथ बॉन्ड बनाया जाए, ठीक है। X को हटाया जाए, इसके साथ बॉन्ड बनाया जाए, तो एक चीज याद रखना, इस X के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब आपको पता है इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और OH का मतलब एक न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब ये चाहता है कि क्या इसको तोड़ के बाहर निकाला जाए, लेकिन आपको पता है कि अगर फ्रंट से आएगा क्या करना पड़ेगा, इसको इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को झेलना पड़ेगा, इसके ज्यादा करीब नहीं आ पाएगा। अब ये क्या करता है, ये थोड़ा जुगाड़ लगाता है। जुगाड़ कैसा लगाता है, इसको पता है फ्रंट से आने में कोई फायदा नहीं है, काम हम क्या करते हैं, हम जाते हैं और बैक साइड से आएंगे, ठीक है, बैक साइड से अटैक करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप है, इनका छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये आसानी से साथ जुड़ सकते हैं। तो अभी ये बॉन्ड टूटा नहीं है, ठीक है, तब क्या होगा, ये फ्रंट से अटैक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनको पता है फ्रंट पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जिसकी वजह से हमको रिपल्शन झेलना पड़ेगा। ये बैक साइड से आते हैं और यहाँ पर अटैक करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ होता क्या है। जैसे कि बैक साइड से यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, ये धीरे धीरे क्या करेंगे, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। जो OH हम लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पर OH है, ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा, और दूसरी तरफ से क्या करेगा, इस कार्बन का इस हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसको धीरे धीरे क्या करेगा, वीक करना शुरू कर देगा, ठीक है। ऐसा कुछ होता है यहाँ पर। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था वन स्टेप रिएक्शन की यही तो खास बात होती थी। वहां पर क्या हो जाता था, बॉन्ड की ब्रेकिंग भी चलती थी और बॉन्ड का फॉर्मेशन भी चलता था, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट के नाम से जानते थे। अगर आप याद करो, इसको कहते थे ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता था, यहाँ पर ट्रांजिशन का स्टेट का फॉर्मेशन होता था। अगर आपसे कह दिया जाए ट्रांजिशन स्टेट क्या स्टेबल होता है क्या अनस्टेबल, तो आप बताओ ये हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है।
फिर बताया गया, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर तो कार्बन के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, एक 5, तो 5 बॉन्ड दिख रहा है। क्या कार्बन कभी 5 बॉन्ड बनाता है? नहीं बनाता है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर 5 बॉन्ड होता है। ये चाहता है फिर से मैं कितनी जल्दी अपने आप को बदल लूं और 4 बॉन्ड में चला जाऊं। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, तो बॉन्ड में ना तो इस बॉन्ड को हम लोग जोड़ने वाले हैं, ना तो इस वाले बॉन्ड को जोड़ेंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 केवल जो कंप्लीट 3 बॉन्ड है इसी को हम लोग देखने वाले हैं। इसकी वजह से यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन हो जाता है। फिर आगे क्या हो जाएगा, अगले ही स्टेप में तुरंत क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएगा और यहाँ पर OH क्या करेगा, कंप्लीटली उससे जाकर के बन जाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। इसके साथ एक कंप्लीट बॉन्ड बना लेगा और ये कंप्लीटली यहाँ से टूट जाएगा और आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा, HOCHHH, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। अगर आप देखो यहाँ पर, ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पर क्या होता है कि शुरू में हम लोग अगर बात करते हैं तो यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन क्या थे, ठीक है, इस साइड झुके हुए थे, इधर थे। लेकिन जब OH ग्रुप जाकर के फाइनली जुड़ता है तो तीनों हाइड्रोजन कहाँ पर चले जाते हैं, इसके जस्ट अपोजिट चले जाते हैं। इसीलिए इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है, यहाँ से अगर यहाँ पर जाते हैं तो एक और घटना घटती है, उसको क्या करते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्यूरेशन। समझ में आ रहा है सबको? तो ये चीज हो जाती है। क्यों ये यहाँ पर बैक साइड से आता है, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बैक साइड से आएगा तो वहां पर इसको कम रिपल्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है कि पहले बॉन्ड को तोड़ दिया जाए फिर जाके जोड़ रहा है, एक ही साथ तोड़ना भी है जोड़ना भी है, तो वहां पर ये रिपल्शन ज्यादा नहीं चाहता है। समझ में आया सबको? चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया SN2 रिएक्शन के बारे में क्या क्या होता है। फिर अगर आपसे पूछा जाए SN2 रिएक्शन को और अच्छे से करेंगे कि वहाँ पर SN2 रिएक्शन बहुत ही अच्छे से हो, तो वहाँ पर कैसा मीडियम लेके चले, मतलब कैसा सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं मीडियम यूज फॉर SN2 मैकेनिज्म। तो बताया कि हम लोग कैसा सॉल्वेंट यूज करते हैं, एक सॉल्वेंट यूज करते हैं, कौन सा आप कह सकते हैं यहाँ पर कैसा सॉल्वेंट यूज करने वाले हैं, आप बताओगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं, जो फेवर करता है किसको, SN2 मैकेनिज्म। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं, मतलब कि उस कंपाउंड के ऊपर पोलैरिटी तो है, लेकिन एप्रोटिक का मतलब कभी प्रोटॉन एक्सप्रेस को तोड़ के बाहर नहीं निकालता है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर एसीटोन हो जाए, ठीक है, DMF हो जाए, इसके अलावा बताया गया DMSO हो जाए, ठीक है। DMF का मतलब क्या हो जाएगा, डाइमेथाइल फॉर्मामाइड, DMSO का डाइमेथाइल सल्फॉक्साइड, ठीक है, डाइमेथाइल फॉर्मामाइड, डाइमेथाइल सल्फॉक्साइड, ये एसीटोन, ये सब क्या होते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। अगर इस सॉल्वेंट में हम लोग SN2 रिएक्शन को कराते हैं तो SN2 रिएक्शन बहुत ही अच्छी होने वाली है। जितना समझ में आया, अब हम लोग क्या करते हैं कि एग्जांपल्स इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग क्लियर करते हैं इसको। मान लें यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे कंपाउंड दिए गए हैं और कोई न्यूक्लियोफाइल से कहा जा रहा है कि आप जाओ यहाँ पर रिएक्शन करके आओ, और हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोग SN2 की बात कर रहे हैं ना, SN2 के हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं रिएक्शन कहाँ पर कितनी अच्छी होगी। अगर इस न्यूक्लियोफाइल से पूछा जाए आपको SN2 मैकेनिज्म यूज करना है, बताओ इन चारों में से आपकी पहली चॉइस कौन होगी, क्योंकि आपको पता है SN2 मैकेनिज्म में क्या हो जाता है, एक तरफ से बॉन्ड को तोड़ा जाता है, दूसरी तरफ से बॉन्ड को जोड़ा भी जाता है। और यहाँ पर सबसे मेन कॉन्सेप्ट ये होता है इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन। यहाँ पर यही चाहते हैं कि ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, क्योंकि मुझे क्या करना है, जाकर के पीछे से वहां पर जुड़ना भी है, दूसरी तरफ से बॉन्ड को तोड़ना है। ज्यादा भीड़ भाड़ होगा तो ज्यादा रिपल्शन होगा, और ज्यादा रिपल्शन होगा तो एक न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अंदर तक वहां पर नहीं पहुंच सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको देखना है कि ज्यादा वहां पर क्या हो जाए, ज्यादा क्राउडिंग ना हो, ठीक है, ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी पहली चॉइस क्या हो जाएगी इस हिसाब से, ये फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर इस कार्बन से केवल छोटे छोटे वहां पर हाइड्रोजन लगे हैं, तो भीड़ भाड़ बहुत कम है, इसकी पहली चॉइस ये हो जाएगी। फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो पता चला यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रुप लगा है लेकिन 2 यहाँ पर छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसकी दूसरी चॉइस ये हो जाएगी कि यहाँ पर ये जाकर के रिएक्शन कर जाए। फिर अगर हम लोग बात करते हैं थर्ड चॉइस कौन सी होगी, यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रुप, यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रुप, अब भी यहाँ पर एक छोटा सा ग्रुप है, थोड़ा सा चांसेस है कि यहाँ पर ये अंदर तक जा सकते हैं, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रुप, ये भी एक बड़ा सा ग्रुप, ये भी एक बड़ा सा ग्रुप, हम लोग इसको यहाँ पर भेजते हैं कि जाओ SN2 मैकेनिज्म करके आओ, लेकिन ये जाता है फिर से क्या हो जाता है, वापस आ जाता है, अंदर जा ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, रिपल्शन लगाते हैं, इसको बाहर की तरफ पुश कर देते हैं। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, SN2 मैकेनिज्म के लिए आप बताओगे ये चाहता है कि
कि जहाँ पर कम छोटे छोटे ग्रुप वहाँ पर इसकी पहली पॉसिबिलिटी होगी, और जहाँ पर बड़ा ग्रुप होगा वहाँ पर ये जल्दी जाना पसंद नहीं करता है। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं SCN2, अभी आप तक जितना पढ़ के आए हैं इससे अच्छा अगर आपसे कह दिया जाए ऑर्डर अरेंज करके दिखाओ, क्या आप दिखा सकते हैं वहाँ पर? आप बताओगे हाँ बता तो सकते हैं जितना भी सीखे हैं। तो पहला आप क्या अरेंज कर सकते हो? आप बताओगे अगर यहाँ पर SCN2 की बात करते हैं, ठीक है, SCN2 की बात करेंगे, जो पहला ऑर्डर आपको दिखाई देगा रिएक्टिविटी का, आप बताओगे यहाँ पर प्राइमरी हैलाइड, ठीक है, अगर प्राइमरी हैलाइड है तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, उसकी तुलना में यहाँ पर सेकेंडरी हैलाइड की बात करेंगे, और सबसे कम कौन हो जाएगा? टर्सरी हैलाइड हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे एक और मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर ऑर्डर अरेंज करो, ऑर्डर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सेकंड वाला अगर आपसे कह दिया जाए, मान लो हमने यहाँ पर क्या लिखा, RF लिखा, RCl, RER लिख दिया, RI लिख दिया, फिर आपसे पूछा जाए क्या यहाँ पर आप ऑर्डर अरेंज कर सकते हो? क्योंकि सबसे वहां तो R तो ग्रुप सेम है, कहने का मतलब जो भी यहाँ पर डिग्री होगी सबकी सेम डिग्री है। अब यहाँ पर आप कैसे देखोगे? तो इस कंडीशन में जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था? लिविंग एबिलिटी। तो आपको देखना है यहाँ पर अलग कौन है, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर ब्रोमीन, और यहाँ पर कौन है? आयोडीन। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो लिविंग एबिलिटी का यूज करेंगे, और आपको पता है आयोडीन की लिविंग एबिलिटी काफी अच्छी होती है, ठीक है, वो सबसे अच्छा टूटेगा, और सबसे कम कौन हो जाएगा? फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो बताया ही शुरू में। इसके अलावा ऐसा भी सोच सकते हैं, बड़ा सा ग्रुप है, बड़ा सा ग्रुप कहीं से अच्छे से जुड़ता नहीं है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि आयोडीन की साइज काफी बड़ी है, काफी बड़ी होने की वजह से क्या हो जाए? अच्छी बॉन्डिंग नहीं, तो आसानी से उसको तोड़ा जाएगा, जितनी जल्दी टूट के जाएगा उतनी अच्छी वहां पर रिएक्शन हो जाती है। समझ में आ रही है सबको? चलिए यहाँ पर सेकेंड मैकेनिज्म हम देखते हैं, जिसको कहते हैं SCN1 मैकेनिज्म। अगर इसके नाम से देखते हैं, यहाँ पर कहेंगे यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SCN2। अच्छा, SCN2 बायोमोलिकुलर का मतलब क्या समझ में आया था आपको? SCN2 में कहा जाता है वहां पर क्या लेके चलते थे? RH प्लस, यहाँ पर OH माइनस। तो यहाँ पर बताया गया जो आपके रिएक्शन का जो रेट होगा वो क्या करेगा? RH की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, और OH माइनस की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। इसलिए इसको लोग बायोमोलिकुलर कहते थे SCN2, क्योंकि वो यहाँ पर RH और OH माइनस दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता था, दो लोगों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता था, SCN2 हुआ। अगर यहाँ पर यूनिमोलिकुलर की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ का जो रेट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अब बताओ, केवल RH के ऊपर डिपेंड करता है, OH माइनस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसके लिए इसको कहा जाता है यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या होता है। वहां पर तो मैंने आपको बताया था वन स्टेप की रिएक्शन होती थी, ठीक है, बॉन्ड की ब्रेकिंग, बॉन्ड का फॉर्मेशन दोनों साथ साथ चलता था। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर बताइए 2 स्टेप की रिएक्शन है, जिसके लिए मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। तो 2 स्टेप की रिएक्शन पे क्या हो जाता था? पहले बॉन्ड को तोड़ करके बाहर किया जाता था, फिर उसके बाद वहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता था, उसके बाद जाकर के वहां पर अटैक होता था और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। सेम वही टाइप यहाँ पर देखने को मिलता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल से, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया CH3 Cl ले लिया यहाँ पर, ठीक है, Cl ले। अब यहाँ पर क्या हो जाता है? हम लोग चाहते हैं यहाँ पर OH माइनस जा करके, ठीक है, एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इसको Cl को तोड़े, वहां पर छोड़े। तो अगर ये SCN1 मैकेनिज्म है, तो यहाँ पर याद रखना सबसे पहले क्या हो जाता है? अब ये जा करके यहाँ पर कुछ नहीं करने वाला है, पहले यहाँ पर इसके बॉन्ड को तोड़ा जाएगा, ये माइनस के रूप में टूट के बाहर गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। और आपका यहाँ पर एक चीज याद रखना क्या बन जाता है, क्योंकि ये 2 स्टेप की मैकेनिज्म को फॉलो करता है। 2 स्टेप की मैकेनिज्म में यही होता है, वहां पर बॉन्ड को पहले तोड़ दिया गया, तोड़ने के बाद क्या हुआ? बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई, और यहाँ पर जाकर के रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट नहीं, ये आपका क्या हो जाता है? यहाँ पर अब बताओगे आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया। क्या हो गया? इंटरमीडिएट हो जाता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया। और यहाँ पर भी अगर आपसे पूछा जाए हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, बताओ 1 2 3 sp2 हाइब्रिडेशन हो जाता है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर इंटरमीडिएट बन चुका है, अब जाकर के यहाँ पर OH माइनस रिएक्ट करता है। अब OH माइनस यहाँ पर रिएक्शन करेगा तो क्या हो सकता है? मैं आपको यहाँ पर इसके 2 ऑफर बता रहा हूँ। हो सकता है, क्या हो सकता है? पहले में अगर ये फ्रंट से अटैक करे, ठीक है, यहाँ पर 2 चांसेस हो सकते हैं।
क्योंकि मैंने आपको बताया था SN2 में केवल बैक से अटैक करता था, क्योंकि वहां पर X पहले निकलता नहीं था, X तो जुड़ा रहता था कार्बन से। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये फ्रंट से अटैक करे, ठीक है, फ्रंट से अगर अटैक करेगा तो ये जाकर के ही आगे आकर के जुड़ जाएगा और आपका कंपाउंड कुछ ऐसे बन जाएगा, CH3OH। और अगर हम बात करते हैं सेकंड मैकेनिज्म, ये क्या करता है, फ्रंट से नहीं बैक से जाकर के आता है, अटैक करता है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बैक से अटैक कर रहा है, तो बैक से अटैक करेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक पल के लिए आप देखो, वैसे तो यहाँ पर 3D में दिखाया जाता है, हम इसको 2D में समझ लेते हैं क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको दिखा कि CH3 इस साइड थे, Cl यहाँ पर था, ठीक है, OH माइनस जाता है जब यहाँ पर पहले बॉन्ड को तोड़ दिया। लेकिन जब फ्रंट से अटैक करता है तो आपको ऐसा दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे Cl को हटा करके जस्ट वहां पर क्या रखा गया है, OH को रख दिया गया है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे स्ट्रक्चर में जिसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, कोई बदलाव नहीं आया है, इसको हम लोग कहते हैं रिटेंशन। क्या कहते हैं यहाँ पर बच्चों, रिटेंशन के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब क्या समझ में आया, SN2 में अगर आने वाला अटैकिंग ग्रुप फ्रंट से अटैक करता है तो वहां पर स्ट्रक्चर में कॉन्फ़िगरेशन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जिसको हम लोग कहते हैं रिटेंशन, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अगर वो बैक से आएगा तो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या हुआ, जो इस साइड वाले ग्रुप थे वो घूम के दूसरे साइड चले जाते हैं, वहां पर बदलाव हो जाता है, ठीक है, जस्ट उल्टा पोजीशन पे चले जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर 3D में दिखाया जाता है डॉटेड, आप बताओगे वहां पर डैश और वेज पे दिखाया जाता है। मैं आपको यहाँ पर सिंपली ऐसा बता रहा हूँ, अगर फ्रंट से अटैक करेगा तो रिटेंशन होगा, स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं, अगर बैक से अटैक करेगा तो वहां पर इन्वर्जन हो जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इन्वर्जन कहाँ पर हो सकता है, SN2 SN1 में, तो आप बताओगे कहाँ पर हो जाएगा, दोनों जगह हो सकती है, दोनों जगह पॉसिबिलिटीज होगी, यहाँ पर भी होगी और वहां पर भी SN2 में भी होगी। लेकिन अगर रिटेंशन पूछा जाए कहाँ पर हो सकता है तो केवल आप आंसर लगाओगे SN1 में होगा। और ये चीज याद रखना है, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए रिटेंशन भी हो रहा है इन्वर्जन भी हो रहा है, लेकिन कौन ज्यादा होता है, क्या दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं, नहीं, आप बताओगे वहां पर इन्वर्जन थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है, इन्वर्जन थोड़ा सा उसकी तुलना में क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। अब लोग देखते हैं कहां पर SN2 रिएक्शन काफी तेज होने वाली है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कौन सा मीडियम लिया जाए, कौन सा सॉल्वेंट यूज किया जाए जिसकी वजह से SN1 रिएक्शन काफी अच्छी हो। तो यहाँ पर बताया गया है आप कौन सा मीडियम यूज कर सकते हैं, बताया गया यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, कौन सा सॉल्वेंट यूज किया जाता है यहाँ पर अच्छी फेवरेबल कंडीशन के लिए, बताया गया यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब उसके पास पोलैरिटी तो हो, साथ ही साथ अगर जरूरत पड़ी तो H+ को भी डोनेट करा सके, ऐसा कोई मीडियम लेकर के चलते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, वाटर हो जाता है, और क्या हो सकता है, अल्कोहल हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर ये एसिडिक एसिड हो सकता है, CH3COO, ऐसा मीडियम लेकर के चलते हैं, वो क्या करेगा वहां पर बहुत ही अच्छी रिएक्शन करा देगा, SN1 के रेट को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। फिर अगर आपसे कह दिया जाए यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर तो रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता था, किसका, रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता था। और याद रखना रिएक्शन इंटरमीडिएट कहीं पर भी बना तो हमारा टारगेट ये होगा कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कितना ज्यादा स्टेबल हो, तो जितना ज्यादा रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, SN1 की रिएक्शन हो जाएगी। इसीलिए आपको यहाँ पर याद रखना है S1 का अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर के केस में हमेशा याद रखना टर्सरी हैलाइड सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद सेकेंडरी, और सबसे कम कौन जाता है, प्राइमरी का ऑर्डर आता है। क्योंकि टर्सरी होगा तो टर्सरी के केस में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और प्राइमरी होगा तो वहां पर काफी कम स्टेबल होता है। तो यहाँ पर ये बात, तो अगर आपसे कह दिया जाए एक मैकेनिज्म जो कि आप अगर JEE मेंस वगैरह के क्वेश्चन करोगे, कई बार पूछा गया है SN1 की अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर या फिर रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जाए तो SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कितना ज्यादा स्टेबल है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा आपके SN1 का ऑर्डर, ठीक है, ये चीज हो जाती है। एक बात और हम लोग यहाँ पर देखते हैं, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, अगर एल्काइल ग्रुप सेम है, जैसे मैंने RF, RCl, RBr, RI की बात करते हैं, ठीक है, मैंने आपको ये SN2 में भी बताया था, वहां पर बताया था RI सबसे ज्यादा होता था, RF सबसे कम होता है। अगर आपसे पूछा जाए SN1 में क्या होने वाला है,
क्या इसका उल्टा होगा? नहीं, SN1 में भी वही होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग एल्काइल ग्रुप सब में R है ना, तो जो एल्काइल ग्रुप यहाँ पर जो डिग्री इसकी यहाँ पर वही यहाँ पर वही यहाँ पर वही यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर डिफरेंट कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसको हमने कैसे लिखा? हमने कहा कि इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? लिविंग एबिलिटी। आयोडीन की लिविंग एबिलिटी अच्छी है, ग्रुप को छोड़कर के बाहर जाने की एबिलिटी अच्छी है, ये अच्छे से क्या करेगा? ग्रुप को छोड़कर के बाहर जाएगा और अच्छे रिएक्शन यहाँ पर कराएगा। फिर यहाँ पर एक ओवरऑल व्यू हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगर हमसे कह दिया जाए एक टर्सरी हैलाइड है, ठीक है, टर्सरी एल्किल हैलाइड है, एक सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है और एक यहाँ पर प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ठीक है सर। तो रिएक्शन बताओ, टर्सरी एल्किल हैलाइड में सबसे अच्छी रिएक्शन कौन सी होगी? अब बताओगे यहाँ पर HCl1 मैग्नीशियम सबसे अच्छे से लगने वाला कहाँ पर? टर्सरी एल्किल हैलाइड पे। अगर प्राइमरी एल्किल हैलाइड की बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब बताओगे यहाँ पर बहुत ही अच्छा हो जाएगा HCl2। फिर बात करते हैं सेकेंडरी में किसकी चॉइस होगी? बताओगे यहाँ पर HCl2 और HCl1 दोनों हो सकते हैं। किसकी कंडीशन डिपेंड करता है? आप कह सकते हैं डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट मीडियम, ठीक है। तो कहने का मतलब सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी को आपका ये HCl1 भी दे सकता है, HCl2 भी दे सकता है। लेकिन अगर टर्सरी की बात करते हैं तो टर्सरी मेनली कौन देगा? HCl1 देगा। प्राइमरी एल्किल हैलाइड क्या देना पसंद करेगा? HCl2 देगा। सेकेंडरी दोनों दे सकता है, लेकिन आप क्या करवाना चाहते हो वहां पर आपके ऊपर मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना आपको याद रखना था HCl1 और HCl2 मैकेनिज्म के बारे में। समझ में आया सबको? चलिए यहाँ पर हम लोग सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं, एलिमिनेशन की रिएक्शन। पहली रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहां पर मैंने आपको बता दिया HCl1 HCl2 के बारे में जितना बताना था, जितनी सारी चीजें आपको जाननी थी, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम लोग यहाँ पर सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आप इसको अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा आप इसको पहले भी देख चुके हो। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आता हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल्स है एलिमिनेशन रिएक्शन। बताया कि अगर कोई एल्किल हैलाइड लेकर के चलते हैं तो यहाँ पर सेटजेफ ने अपना एक कॉन्सेप्ट यूज किया, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट क्या था अभी मैं आपको बता दूं, एग्जांपल के साथ आप लोग ऐसे सीख लेंगे उसको। CH2 यहाँ पर मैंने मान लिया कि ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है, हाइड्रोजन लगाया और यहाँ पर CH3 कर दिया, ठीक है, ऐसा होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, कोई एलिमिनेटिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग चाहते हैं इसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन का मतलब आपको पता है क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लिया यहाँ पर क्या हो जाता है, 3 लोग या फिर 4 लोग ऐसे जुड़े हुए हैं। कोई एक बाहर से ग्रुप आता है, वो क्या करता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आता है, इन दोनों को लेकर के निकल लेता है। तो क्या हो गया, यहाँ पर एलिमिनेशन करा दिया, ठीक है। एक सिंपल सा ये होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, एक बेंच पे 4 लोग बैठे थे, कोई बाहर से आता है, वो क्या करता है, 2 लोग को बाहर लेकर के चला जाता है, ठीक है। मतलब वहां पर 2 लोग को क्या कर दिया, एलिमिनेट, ठीक है। इसी को कहते हैं, एक सिंपल सा समझने का तरीका था। अब यहाँ पर देखते हैं, बताइए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग एलिमिनेशन कराने में, और एलिमिनेशन कराने के लिए हम लोग यहाँ पर अल्कोहलिक KOH का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH का यूज कर रहे हैं, ठीक है। 2 कंडीशन यहाँ पर, ये फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम लोग सेकंड मानते हैं। होता क्या है देखना है, यहाँ पर एलिमिनेशन होता कैसे, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एलिमिनेशन होता कैसे, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ, ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा हो जाएगा। क्या होगा, अल्फा कार्बन। अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन आपका बीटा कहलाता है। क्या होता है, बीटा। और यहाँ पर अल्कोहलिक KOH क्या करता है, अल्फा से हाइड्रोजन को और बीटा से हाइड्रोजन को हटा देता है। अब सवाल आता है, यहाँ पर तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ से ये भी बीटा H है, यहाँ पर भी बीटा H है, तो क्या हो सकता है। मान लिया एक बार क्या करता है वो, ठीक है, ये वाला कंडीशन, यहाँ से इस वाले बीटा से H को हटाता है और यहाँ से हाइड्रोजन को हटाता है, और उस दौरान ये यहाँ पर रिएक्शन में लिख रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH, ठीक है। एक H इसका कम हुआ, या फिर कहते हैं एक बॉन्ड इसका कम होगा, एक बॉन्ड इनका कम हो जाएगा, इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड आ जाएगा, और एक तो पहले से था और यहाँ पर CH3 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा। फिर हो सकता है तरीका ये भी हो सकता है, हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, अपने इस वाले बीटा H को लेकर के बाहर निकल रहा है, ठीक है, इस वाले बीटा H को लेकर के बाहर निकल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ध्यान देना, अब डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH2, अब आप बताओगे CH डबल बॉन्ड CH2 होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर वहां पर पॉसिबिलिटीज
बीटा एच ज्यादा है, यहाँ पर कह सकते हैं बीटा कार्बन के नंबर ज्यादा है, तो वहां पर जितने भी नंबर हैं सब जगह से पॉसिबिलिटीज बन सकती है एलिमिनेशन कराने की। लेकिन सेटजब ने एक रूल बताया, कहा कि इसमें से एक आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, एक माइनर प्रोडक्ट होगा, लेकिन कौन मेजर होगा आप इसको कैसे पहचानोगे। कहा गया यहाँ पर उनके हिसाब से ये कहा गया जहां पर एल्कीन के रिस्पेक्ट में ब्रांचिंग ज्यादा होगी, जहां पर एल्कीन के रिस्पेक्ट में ब्रांचिंग एल्काइल ग्रुप की ब्रांचिंग ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। जैसे यहाँ पर आपका ये एल्कीन हुआ, इससे एक ग्रुप यहाँ पर एक ये जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आपका एल्कीन हुआ, इससे केवल एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ब्रांचिंग कहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर ब्रांचिंग ज्यादा है, इसको ज्यादा स्टेबल कहा जाएगा। यहाँ पर ब्रांचिंग कम है, ये लेस स्टेबल होगा। लेकिन आप एक कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट याद हो, मैंने आपको बताया हाइपर कंजुगेशन में एल्कीन की स्टेबिलिटी क्वार्टर मैंने आपको बताया था, तो बताया था जहां पर अल्फा है सबसे ज्यादा होंगे वहां पर एल्कीन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अगर अल्फा एच की बात करते हैं, अब तो CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करिए अल्फा कार्बन होगा, ये अल्फा कार्बन होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3, कितने अल्फा हो जाएंगे, आप बताओगे 5 अल्फा एच यहाँ पर है, इस एल्कीन के रिस्पेक्ट में 5 अल्फा एच है। अब बताओगे ये हमारा ग्रुप हुआ, इससे जुड़ा हुआ डायरेक्टली केवल 1 अल्फा कार्बन है, और कितने हाइड्रोजन 2, यहाँ पर 2 अल्फा एच। तो कहने का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, कौन मेजर प्रोडक्ट होगा। अब बताओगे जो भी एल्कीन एलिमिनेशन के दौरान जो एल्कीन बनता है, जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर बनेगा, और जो कम स्टेबल होगा वो माइनर बनता है। ये समझ में आया सबको एलिमिनेशन में, ठीक है, कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, 2 रिएक्शन को लोग खत्म कर चुके हैं। यहाँ पर हेलो एल्केन का वो कौन कौन सा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी मैंने आपको बता दिया, एलिमिनेशन रिएक्शन भी आपको बता दिया। अब आते हैं लास्ट रिएक्शन की बात हम लोग करते हैं, यहाँ पर रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल। और यहाँ पर उससे पहले एक बात मैं आपको बताऊँ, कोई भी कंपाउंड आज के बाद कहीं पर भी अगर आपको दिखे, अगर वहाँ पर कार्बन और मेटल, M फॉर मेटल, कार्बन और मेटल के बीच में अगर कहीं पर भी बॉन्ड नजर आए आपको, तो आप समझ लेना वो उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। किस नाम से जाना जाता है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, अगर वहां पर कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, वहां पर बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे कि मान लिया हम लोग यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड लेके चल रहे हैं, ठीक है, वो एल्किल हैलाइड CH3 CH2 Br, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, याद रखना यहाँ पर मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर यूज करते हैं, तब जाकर के यहाँ पर एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बनता है, और वो क्या बनकर तैयार हो जाएगा। मान लिया अपन ये क्या होता है, ये कोई R ग्रुप है, तो आप बताओ यहाँ पर CH3 CH2 MgBr, ठीक है, CH3 CH2 MgBr, या फिर कह सकते हैं अगर ये हमारा कोई R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ऐसे नहीं CH3 CH2 का कोई भी R लेकर के या फिर RH लेकर के चलते हैं, मैग्नीशियम प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर से रिएक्शन कराते हैं, तब जाकर के यहाँ पर RMgX या फिर RMgBr का फॉर्मेशन होता है, जिसको लोग किस नाम से जानते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किसके नाम से जानते हैं बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जाते हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर बताइएगा यहाँ पर याद है ड्राई ईथर ही यूज करते हैं, यहाँ पर एक्वस वगैरह यूज नहीं करते, क्यों, अब मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि बताया गया, उससे पहले आप याद रखना, अगर RMgX है कहीं पर, क्या है RMgX, आपके NCERT में लिखा गया है RMgX है, तो याद रखना R और Mg के बीच का जो बॉन्ड होगा, R और Mg के बीच का जो बॉन्ड होगा, ये हाईली पोलर कोवैलेंट होता है। क्या होता है, हाईली पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, हाईली पोलर होगा, बट यहाँ पर ये कोवैलेंट ही होगा। लेकिन अगर Mg और X के बीच की बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड ही होगा। कैसा बॉन्ड पाया जाता है, आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। इतना क्लियर है सबको, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन सीखते हैं, जैसे RMgX हुआ, ठीक है बच्चों, RMgX यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेके चलते हैं, और बताया कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एसिडिक H मिल जाए, कोई भी आप कंपाउंड लेकर के चल रहे हैं और वहां पर उसके पास एसिडिक H है, तो वो करता क्या है, एसिडिक H किसके पास हो सकता है, तब बताओ कि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ H क्या होता है, एसिडिक H। या फिर आपसे कह दिया जाए, आप बता सकते हैं ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H एसिडिक H, सल्फर से जुड़ा हुआ H एसिडिक H, या फिर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ H एसिडिक H। तो कहने मतलब अगर आपको कोई भी ऐसा कंपाउंड लेकर के चलो जिसके पास एसिडिक H है, तो ये करता क्या है, आपको याद रखना है, ये करेगा क्या, यहाँ पर इस वाले ग्रुप को जोड़ेगा, और वो एसिडिक H क्या करता है, यहाँ से तोड़ के लाएगा और किसको दे देगा, R को दे देगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, RH का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पर जैसे अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर CH3
MgBr लेके चले, ठीक है, क्या लेके चले, CH3 MgBr, और इसकी रिएक्शन हम वाटर से कराते हैं। वाटर का मतलब क्या, HOH लिख सकते हैं यहाँ पर, वाटर से कराते हैं। तो वाटर के पास क्या होता है, एसिडिक H, क्योंकि इसका H किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H एसिडिक H होता है। ये क्या करता है, इस H को क्या करेगा, यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ेगा, इस H को क्या करेगा, ठीक है, इस H को दे देता है किसको, इस CH3 को दे देता है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर प्लस आता है और इसके ऊपर माइनस आता है, क्योंकि मेटल है, मेटल एक तो पॉजिटिव कैरेक्टर के होते हैं और मेटल का काम ही होता है खुद के ऊपर प्लस चार्ज रखना। अब इसका काम यहाँ पर बस इतना ही याद रखना है, एसिडिक H मिला तो उसको अपने R वाले ग्रुप को दे देगा। इसका R ग्रुप क्या है, CH3, H का आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH4, और यहाँ पर कोई H को क्या करता है, खुद ले लेगा और यहाँ पर बना देगा MgOH Br। तो आपको यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक रिएक्शन समझ में आई होगी। अगर उसको एसिडिक H मिल जाता है तो क्या करता है, वहां पर एसिडिक H मिल गया तो वहां पर वो R को ही अपने R वाले ग्रुप को H दे देता है। समझ में आया सबको? चलिए रिएक्शन विद मेटल में एक और रिएक्शन जो कि आप पढ़ चुके हैं वो, ठीक है, इसको लोग कहाँ पर पढ़े थे, आपको बताया, इसको लोग कहाँ पर एल्केन प्रिपरेशन में पढ़े थे। तो वुड्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं। वुड्स रिएक्शन में मैंने आपको बताया था RX लेकर के चलते थे, वहां पर सोडियम लेकर के चलते थे, वहां पर ड्राई ईथर लेकर के चलते थे, ठीक है, तब जाकर के यहाँ पर क्या हो जाता था, अब ज्यादा नहीं होता है ना, RR का फॉर्मेशन और वहां पर NaX का फॉर्मेशन हो जाता था, ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर चलती थी। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है रिएक्शन विद मेटल में, आपको एक ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के बारे में पढ़ना था और यहाँ पर वुड्स रिएक्शन के बारे में पढ़ना, ठीक है, सबको समझ में आया इतना? चलिए, तो कहने का मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन को हम लोग खत्म कर चुके थे। मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी बताया, एलिमिनेशन भी बताया और रिएक्शन विद मेटल भी बताया। अब हम लोग कहाँ पर पढ़ने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरेज। हैलो एरेज की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं और नंबर 1 यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हैलो एल्केन, आपका क्या हो जाएगा, हैलो एरेन, ठीक है, मान लिया यहाँ पर कोई X आपका यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, इस हैलोजन को हटाना है और यहाँ पर क्या करना है, कोई भी दूसरा ग्रुप लाना है। तो बताइए क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर ClOH ले लेते हैं, यहाँ पर क्लोरीन सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर क्लोरीन पूछा गया क्या यहाँ पर हो सकता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो कहा गया यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें वो क्या हो जाता है, वो यहाँ पर नहीं हो पाता, ठीक है, यहाँ पर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसके रीजन के बारे में बताया गया, कुछ बातें आपको ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, पहली बात आपको देखो, यहाँ पर लोन पेयर दिखाया जा रहा है, लोन पेयर कहाँ पर जाएगा, रिंग पे जाएगा, और रिंग पे जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो पहला आपको यहाँ पर ये समझ में आता है किसकी वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो पहला पॉइंट समझ में आता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जा रहा है। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं, दूसरे की बात यहाँ पर ये बताइए, अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे देखें, मान लिया ये हमारा क्या है, ये है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर अगर हम लोग हैलो एल्केन लेकर के चलते हैं, हैलो एल्केन का मतलब यहाँ पर मान लीजिए कोई R ग्रुप है, यहाँ पर H जुड़ा हुआ है, यहाँ पर H है, ठीक है, और यहाँ पर हमने कोई Cl जोड़ दिया। तो यहाँ पर बताइए कि अगर इसका हाइब्रिडेशन हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पर जो होता है ये sp3 से जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब sp2 है, sp2 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, जहाँ पर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा वहाँ पर बॉन्ड की मजबूती ज्यादा। आप ऐसा कह सकते हैं ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा सॉल्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये बॉन्ड की लेंथ जितनी होनी चाहिए था बॉन्ड की लेंथ पहले से थोड़ी छोटी हो जाएगी, और यहाँ पर ये sp3 से जुड़ा हुआ है जिसकी बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी, और आपको पता है जिसकी बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, और जिसकी बॉन्ड की लेंथ कम होगी उसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। फिर अगला जो रीजन यहाँ पर बताया गया है, ये तो दूसरा हो गया, तीसरा रीजन बताया गया कि मान लिया एक पल के लिए आपने क्या किया, ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ ही दिया, और आपको बताया कि इसको तोड़ा तो यहाँ पर माइनस आएगा और माइनस की वजह से यहाँ पर प्लस आएगा, और तो क्या ये स्टेबल होगा, स्टेबल होगा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है डबली बॉन्डेड कार्बन यहाँ पर है, ठीक है, उसके ऊपर डायरेक्टली यहाँ पर प्लस चार्ज आया है और ये कंजुगेशन में नहीं जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आप बताओगे अनस्टेबल होगा,
जब इसका इंटरमीडिएट अनस्टेबल हो रहा है तो वहां पर कहां पर होने वाला है, ठीक है। फिर बताएंगे आप एक काम ये करते हैं, क्योंकि अगर बॉन्ड को आपको हाइड्रोजन को पहले तोड़ देते हो यहाँ पर तब क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। लेकिन आपने सोचा कि काम करें एक तरफ से तोड़ेंगे एक तरफ से जोड़ेंगे, तब क्या हो जाएगा, आप बताओगे। अगर एक तरफ से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा हुआ, सोचे एक तरफ से इसको तोड़ा जाए और दूसरी तरफ से क्या करते हैं, मान लिया कोई OH माइनस है, ठीक है, चाहते हैं कि इसको जोड़ा है, लेकिन ये जैसे ही यहाँ पर जाता है, मैंने आपको बताया था इस पूरे रिंग पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी हाई होती है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा होगी, इसके पास ही नहीं आ पाएगा, क्या हो जाएगा, पास आएगा तब तक रिपल्शन हो जाएगा और वो चला जाएगा। ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक क्या कहते हैं, हैलो एरेंज में नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर आप जबरदस्ती कराना चाहते हैं तो इसको करा सकते हैं। कैसे कराते हैं उसको आप देखते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए, मैंने आपको बताया हैलो एरेंज पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है अगर नॉर्मल की बात करें। लेकिन अगर आपने कह दिया कि हम करा के ही रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर चाहे जो हो जाए, चाहे वो जबरदस्ती निकलेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जबरदस्ती करके रहेंगे लेकिन निकाल के रहेंगे, तो कैसे हो सकता है बताइए। यहाँ पर तो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन देनी पड़ेगी। यहाँ पर बताया कि आपको NaOH तो यूज करना है, साथ ही साथ यहाँ पर हाई टेम्परेचर 6 to 3 केल्विन टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर 300 atm प्रेशर यूज करना है, और बाद में यहाँ पर एसिडिक मीडियम भी यूज करना है। अगर इतनी कंडीशन दी जाती है, नॉर्मल कंडीशन नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पर अगर इतनी कंडीशन दी जाती है तभी उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये Cl हटेगा और वहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा फिर एक दिमाग लगाया गया है, आखिर ये OH माइनस यहाँ पर रिंग पे क्यों नहीं जा रहा था। फिर किसी ने बताया क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और ये खुद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पास कैसे जा पाएंगे, तो वहां पर दिक्कत तो होगी। फिर यहाँ पर किसी ने कहा एक काम ये करते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई ऐसा ग्रुप इससे जोड़ दे, कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, बाहर खींच लेता है, रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। तो हमने एक ग्रुप का सिलेक्शन किया जिसका नाम था NO2, और यहाँ पर जब NO2 ले लिया गया तो यहाँ पर देखा गया हमको क्या करना पड़ा, NaOH और यहाँ पर 443 केल्विन टेम्परेचर और बाद में एसिडिक मीडियम। तो कहने का मतलब अब टेम्परेचर देखो 6 to 3 केल्विन से घट के केवल 443 केल्विन टेम्परेचर ही टेम्परेचर देना पड़ा और यहाँ पर रिएक्शन संपन्न हो जाती है। और आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH ग्रुप आकर के जुड़ जाता है। फिर बताया कि जब एक ग्रुप लगाए हमें टेम्परेचर कम देना पड़ा, एक काम एक और कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर एक काम और करते हैं हम लोग, यहाँ पर बताया Cl यहाँ पर था, एक आर्थो पर भी लगा देते हैं, पहला पर तो लगाया था, एक आर्थो पर भी लगा देते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है। यहाँ पर बताया गया हमको क्या करना पड़ा, यहाँ पर बताया गया आपको 369 के आसपास, ठीक है, 369 के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर देना पड़ा और यहाँ पर आपको बताया एसिडिक मीडियम भी देना पड़ा। कहने का मतलब थोड़े कम टेम्परेचर पे ही बात बन गई। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़े कम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। जब दो ग्रुप जोड़ा तो यहाँ पर थोड़े कम टेम्परेचर पे ही बात बन जाती है। फिर बताया गया अगर यहाँ पर दो जोड़ दिया तो काफी कम टेम्परेचर हो गया। एक काम ये करते हैं हम लोग, क्या करने वाले हैं, यहाँ पर बताया गया Cl तो था ही, इसकी इस वाले आर्थो पर भी जोड़ दो, ठीक है, और यहाँ पर इसकी इस वाले आर्थो पर भी NO2 को जोड़ दो, पैरा पर भी NO2 को जोड़ दो। तो जितनी पॉसिबिलिटी थी NO2 को जोड़ दिया। अब यहाँ पर 3 ग्रुप को जोड़ दिया और इस कंडीशन में बताया कि आपको क्या करना है, केवल गुनगुना वाटर यूज करना है, वार्म कंडीशन में पानी यूज करना है, ठीक है। आपको केवल वाटर यूज करना है और वो भी कैसे, वार्म कंडीशन में। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ये वाला ग्रुप हट जाएगा और वहाँ पर बहुत ही आसानी से OH ग्रुप जाकर के लग जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको देखो, और इस कंपाउंड को किस नाम से जाना जाता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल के नाम से जाना जाता है, जिसको हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। समझ में आया सबको? कहने का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता नहीं है, लेकिन जबरदस्ती करना चाहे तो हो सकता है। यहाँ पर काफी ज्यादा कंडीशन देना पड़ा हुआ। फिर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने वाला ग्रुप को थोड़ा सा कम टेम्परेचर, एक और लगा दिया और कम टेम्परेचर, अगर 3 लगा देते हैं तो वहां पर कुछ नहीं, बस थोड़ा सा गुनगुना वाटर यूज कर लेते हैं, रिएक्शन हो जाती है। समझ में आया सबको? चलिए यहाँ पर लोग क्या करते हैं, हैलो एरेंज की दूसरी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं
क्योंकि अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ पर जो हेलो एल्केन वाले थे बहुत अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर हेलो एरेंज के बारे में अच्छा रिएक्शन नहीं दे रहे। अब बात आता है जब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छा नहीं दे रहे हैं तो कौन सी रिएक्शन बहुत अच्छे से देंगे, तो वो होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत ही अच्छे से क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तब यहाँ पर कैसे देंगे उसको मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, हम लोग काम करते हैं पूरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को यहाँ समराइज ही कर लेते हैं। मान लिया यहाँ पर क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन के ऊपर हम लोग क्लोरीनेशन कराना चाहते हैं जिसको हम कहते हैं हैलोजिनेशन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या क्या यूज कर सकते हो, एनहाइड्रस AlCl3, इसके अलावा भी कुछ यूज कर सकते हो, बताओ। आप कह सकते हो यहाँ पर हम लोग FeCl3 भी यूज कर सकते हैं, FeBr3 भी यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मेटल हम लोग आयरन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में आपको पता है यहाँ पर हैलोजिनेशन होगा और यहाँ से क्या निकल के आएगा, आप बताओगे Cl+ निकल के जाएगा। और आपको पता है यहाँ पर देख कर बताओ आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं कि मेटा डायरेक्टिंग, आप बताओगे ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये आपको मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, भले इसका माइनस आई क्या कर जाता है, +m के ऊपर डोमिनेट करता है, लेकिन ओवरऑल ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो पहला रिएक्शन यहाँ पर मैं हैलोजिनेशन की बता रहा हूँ, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 लिया, तो यहाँ पर एक Cl को तोड़ करके ये क्या कर लेते हैं, AlCl4- होता है और यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl+, और Cl+ जाकर के दौड़ के जाएगा यहाँ पर, और वो कहाँ पर इसको जोड़ेगा, कहेगा आप मेरे आर्थो पर आ जाओ। ठीक है, कहाँ पर आ जाओ, आर्थो पर जुड़ जाओ, या फिर आप कहाँ पर जाकर के जुड़ जाओ, पैरा पर जाकर के जुड़ जाओ, है कि नहीं। लेकिन अगर कल को आपसे पूछ लिया जाए आर्थो पर भी जुड़ सकता है, पैरा पर भी जुड़ सकता है, क्या इन दोनों में से सबसे मेजर कौन होगा, तो हमेशा आप किसको टिक करने वाले हो, पैरा वाले को आप मेजर करोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई भी भीड़ भाड़ नहीं है, दूर दूर तक कोई भीड़ भाड़ नहीं है, या आसपास में कोई भी ग्रुप नहीं लगा है, आसानी से जुड़ सकता है। लेकिन अगर हम लोग आर्थो की बात करते हैं तो चलो इधर कोई भीड़ नहीं थी, लेकिन यहाँ पर कोई तो है जिसको थोड़ा बहुत तो रिपल्सन देगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर हैलोजिनेशन। इसके अलावा हम लोग हाइड्रोकार्बन बहुत सारे रिएक्शन, जैसे अगर बात कर दिया जाए कंसंट्रेट H2SO4 और साथ में लेके चलते हैं HNO3, बताओ रिएक्शन का नाम क्या, आप बताओगे यहाँ पर नाइट्रेशन होगा और कौन निकल के आएगा, NO2+, और कहाँ कहाँ जा सकता है, आप बताओगे फिर से आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुआ हमारा ये क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये कहेगा आप चाहे नाइट्रो आर्थो पर जाओ या फिर जाकर के मेरे पैरा पर ही जुड़ जाओ, और पैरा पर जुड़ा तो वहां पर हम क्या कहेंगे, कहेंगे ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर ये मेजर है तो दूसरा माइनर हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा एक काम ये कर लेते हैं हम लोग, कंसंट्रेट H2SO4 यूज करते हैं, हीट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है इससे क्या निकल के बाहर आने वाला है, अब बताओ कि SO3H+ आएगा, SO3H आएगा। ठीक है, और ये जाकर के फिर से क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पर रिंग के ऊपर पहले से कोई ग्रुप है तो वो डिसाइड करेगा इनको कहाँ पर जुड़ना है, ये जाकर के आर्थो पर जुड़ सकते हैं और ये जाकर के पैरा पर जुड़ सकते हैं। SO3H मेजर को पैरा वाला यहाँ पर मेजर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, ये हुआ। इसके अलावा अगर आपसे कह दिया जाए कि फ्रीडल क्राफ्ट की भी रिएक्शन सुनी थी तो क्या उसको भी करा के देख लिया जाए, करा लेते हैं। यहाँ पर बताया अगर CH3Cl लिया और साथ में एनहाइड्रस AlCl3 लिया तो एक बार फिर से ये क्या करता है, इस Cl को तोड़ लेगा और यहाँ पर छोड़ देगा किसको, CH3+ या फिर कोई भी एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप तोड़ के कहाँ पर जाएगा, रिंग की तरफ जाएगा, और रिंग पे पहले से कोई प्रेजेंट है जिसका नाम है क्लोरीन, और क्लोरीन क्या कहेगा, कहेगा आर्थो पर जुड़ लो, या फिर क्या कहेगा, कहेगा आप जाकर के पैरा पर जुड़ लो। फिर मेजर कौन होगा, आप बताओगे पैरा वाला मेजर हो जाता है। चलिए यहाँ पर एक और हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पर CH3COCl और साथ में एनहाइड्रस AlCl3 रिएक्शन कौन से बताओ, AlCl3, अब बताओगे ये भी फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन, लेकिन इसको लोग क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। एक बार फिर से Cl इनके साथ चला जाएगा माइनस ग्रुप में और बचा रह जाएगा प्लस, और ये प्लस दौड़ के कहाँ पर जाएगा, रिंग के पास जाएगा, लेकिन रिंग पे पहुंचता है तो वहां पर पहले से प्रेजेंट है क्लोरीन, और क्लोरीन कहेगा आप आर्थो पर भी जुड़ सकते हो। ठीक है, और आप वहां पर पैरा पर भी जाकर के जुड़ सकते हो। ठीक है, ऐसे हो, समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, चाहे वहां पर हैलोजिनेशन हो, चाहे नाइट्रेशन हो, चाहे सल्फोनेशन हो, चाहे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो, चाहे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जैसे मैंने आपको बेंजीन के केस में बताया था वैसे यहाँ पर भी करना है। बस यहाँ पर पहले से ग्रुप हैलोजन जुड़ा हुआ है जो गाइड करेगा और कहाँ पर जोड़ेगा, आर्थो और पैरा पर उसको जोड़ने का काम करता है। समझ में आया सबको।
चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरेंज में लास्ट रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं, रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं हेलो एरेंज में। यहाँ पर क्या बताएगा आपको, कौन सी रिएक्शन मिलने वाली है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, जिसको हम फर्स्ट नंबर यहाँ पर ये कर सकते हैं। वुड्स फिटिंग रिएक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं। बताइएगा वुड्स फिटिंग रिएक्शन में हम लोग दो चीजें यूज करते हैं। एक पहला हमारा होगा हेलो एरेंज, क्या हो जाएगा, हेलो एरेंज होगा, और साथ ही साथ आपको फिर से वहां पर वुड्स रिएक्शन की तरह यहाँ पर सोडियम यूज करना है, और साथ ही साथ एक दूसरा हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप बताओगे हेलो एल्केन होगा, ये वाला, एक ये ग्रुप होगा और एक ये ग्रुप होगा, ठीक है। सोडियम ट्राई ईथर, फिर से सारी कंडीशन वहां पर वही है जो कि हम लोग वुड्स रिएक्शन में करते थे। वुड्स रिएक्शन में बस ये होता था, वहां पर क्या होता था, हम लोग 2 मोल क्या करते थे, एल्किल हैलाइड या फिर कह सकते हैं हेलो एल्केन का यूज करते थे। लेकिन वुड्स फिटिंग रिएक्शन में आप क्या यूज करते हैं, हेलो एरेंज, या फिर कह सकते हैं एक एरोमेटिक हैलाइड यूज करते हैं और एक एलिफेटिक हैलाइड यूज करते हैं। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, सेम उसी टाइप की रिएक्शन यहाँ पर भी होती है। ये सोडियम अपना काम करेगा, यहाँ से इनको हटाएगा और यहाँ से इनको हटाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये R ग्रुप और यहाँ पर ये बेंजीन ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाता है, आपको देखो, अब बताओ, यहाँ पर R ग्रुप आके जुड़ गया, यहाँ पर 2NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आया आपको। एक दूसरी रिएक्शन हम यहीं पर देख लेते हैं, जिसका नाम है यहाँ पर फिटिंग रिएक्शन, केवल फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। पहला था वुड्स फिटिंग रिएक्शन, दूसरा केवल फिटिंग रिएक्शन है। और यहाँ पर बताया क्या, एक बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 मोल क्या यूज करने वाले हैं, एरोमेटिक हैलाइड का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोनों मोल जो होगा वो एरोमेटिक हैलाइड का ही होगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, एक एरोमेटिक हैलाइड ये लिया, एक इसका दूसरा मोल हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर फिर से आपको पता है सोडियम ट्राई ईथर तो यहाँ पर चल ही रहा है, ठीक है, ईथर यूज किया। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, अब बताओ, यहाँ से Cl और यहाँ से Cl क्या हो जाएगा, सोडियम के साथ निकल जाएगा, और यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, एराइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे, और यहाँ पर आप देखो क्या बन जाता है, यहाँ पर बाइफिनाइल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर बाइफिनाइल का फॉर्मेशन। तो अगर आपसे कहा जाए वुड्स फिटिंग रिएक्शन के दौरान क्या बनता है, तो आप बताओगे बाइफिनाइल का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं वुड फिटिंग रिएक्शन के दौरान बाइफिनाइल का फॉर्मेशन हो जाता है। और वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या यूज करते थे, अब बताओ, यहाँ पर एक एरोमेटिक हैलाइड यूज करते थे और एक एलिफेटिक हैलाइड यहाँ पर हम लोग यूज करते थे। तो ठीक है, यहाँ तक क्या हो जाता है, पूरा हेलो एल्केन हेलो एरेंज कंप्लीट होता है बच्चों। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो थ्योरेटिकल पोर्शन लास्ट में इसके बाद एनसीईआरटी में दिया गया, आप उसको रीड कर लेना है, जहाँ पर क्लोरोफॉर्म के बारे में बताया गया है, ठीक है। वहाँ पर फ्रेऑन वगैरह के बारे में बताया गया, थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप उसको देख लेना। तो हम लोग आज इतना ही करते हैं। तो यहाँ तक क्या हो जाता है, जितने भी हेलो एल्केन हेलो एरेंज की रिएक्शन थी मिलनी सारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो क्या करना है, ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आज हम लोग इतना करते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है, बाय।